हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल CGL CHSL के Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है सीधा सीधा बता देता हूँ। मैथ्स का एक वीडियो मॉक है। वीडियो मॉक का क्या मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और उसको हम मॉक फॉर्मेट में करेंगे। जो नॉर्मल आपका मॉक फॉर्मेट होता है, आप कंप्यूटर पर देखते हो या प्रिंट आउट निकलवा लेते हो PDF का, उसका मॉक देते हो, उसके कंपैरिजन में इस वीडियो मॉक का अलग पर्पज़ होगा। इसका ये पर्पज़ होगा कि जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो मैं बनाऊंगा। ठीक, आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो ये जो वीडियो मॉक है आप वीडियो में देखोगे, मेरे साथ आप चलोगे, कैसे देखना है सब कुछ मैं बताऊंगा। इससे आपके बाकी के मॉक्स की जो परफॉर्मेंस होगी, जो आप वेबसाइट पर दोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर दोगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करोगे, उनके अंदर आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होएगी। ये अपना पर्पस है। तो भले ही इसको आप डबल स्पीड पर करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी कर चुके हैं तो मेरा सॉल्यूशन आप समझ पाएंगे। इस मॉक को कैसे देखना है बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं और भी मॉक्स आपको ऐसे ही यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। तो उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे उसमें और वीडियो ऐड होंगी आपको वो वीडियो भी दिखेंगी। ये अपना इस साल 2024 का वीडियो मॉक 1 है। 2024 को टारगेट करें, वीडियो मॉक 2, 3, 4 ऐसे और भी आएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। एक बार मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता दूं कि मॉक के बारे में आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हम इस वीडियो के अंदर भी अप्लाई करेंगे और आप बाकी के मॉक्स के अंदर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। जो इस वीडियो में भी आप प्रैक्टिस करोगे, ये एक प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भी किसी भी क्वेश्चन को कामली, शांति से। ठीक, जब तक आप पढ़ोगे नहीं और आप उसे समझोगे नहीं, आप शांति से पढ़ोगे तो ही आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हड़बड़ाहट में नहीं रहना। और उसके बाद हमने इन तीनों में से एक डिसीजन लेना होता है। या तो हमें ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो डूएबल है और आप उस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, पहचान लेते हो कि हाँ यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है, या फिर ये तो ऐसे हो जाएगा, आपको डूएबल लग रहा है, टाइम भी कम लेगा। ठीक है, आप इसे कर दोगे, डूएबल है और टाइम भी कम लेगा, तो आप उसे तुरंत कर। ये लिखने की क्या जरूरत है, चलो हटाओ, बता ही दूंगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं कर तो लूंगा बट हो सकता है ये ज़्यादा लेंदी पड़ सकता है, रास्ता मुझे दिख रहा है लेंदी है, या कई बार DI के ऐसे क्वेश्चन आते हैं या और भी कई क्वेश्चन आते हैं, कर तो लूंगा अभी नहीं पता कैसे करूंगा, तो हम मार्क एंड रिव्यूज को कर देंगे। अगर आपको लग रहा है पता नहीं यार ये कैसे होगा, तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो इस कैटेगरी के अंदर आपके 60% से 70% क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपके 60% से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कमज़ोर है, अभी आपने अच्छे से सिलेबस नहीं किया है। 70% से ऊपर आ रहे हैं इस कैटेगरी में आपके क्वेश्चन, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप अननेसेसरी इन क्वेश्चन को भी इस कैटेगरी में घसीट ले रहे हो, या फिर आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक, देखो जो इजी क्वेश्चन होता है वो आपको एक तरीके से मार करता है कि आपकी सिली मिस्टेक करवा देता है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन के अंदर आपका गार्ड जो है वो डाउन होता है, आपकी डिफेंस डाउन होती है। जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिली मिस्टेक कभी भी टफ क्वेश्चन में नहीं होगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक नहीं होगी। ओके, एक आधी बार भाई कोई ट्रिकी तरीके से कोई चीज़ पूछ रखी है तो हो सकती है, बट जनरली इजी क्वेश्चन में होगी। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन दो तरीके से हमें मार देता है। एक तो हमारा टाइम वेस्ट करवा देता है, अननेसेसरी हम उसे करने बैठ जाते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। एक तो टाइम खा लिया और साथ में कॉन्फिडेंस भी, या फिर दोनों मार कर देता है, या कोई एक मार हमारे ऊपर दे देता है। तो हमें इजी क्वेश्चन की मार से भी बचना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की मार से भी बचना है। कैसे? टाइम वेस्ट कब नहीं होएगा? जब आप किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी शक हो, मुझे पसंद नहीं आया, ऐसे तोबा तोबा तोबा, पूरा मूड खराब कर दिया, क्वेश्चन को देखते ही ऐसे फीलिंग आए अंदर से, स्किप कर दो। ठीक है, आपको लग रहा है मैं बाद में कर लूंगा, मार्क एंड रिव्यू कर दो। लग रहा है बाद में भी कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, स्किप कर दो। इनका रंग बदल जाएगा, अटेम्प्ट करने वालों का ग्रीन हो जाएगा, स्किप करने वालों का रेड हो जाएगा, इनका शायद वॉयलेट या ब्लू हो जाता है।
तो बाद में सेकंड राउंड में हम इनको करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट, कभी भी आप मॉक देते हो तो बर्डन नहीं लेना है आपने किस चीज का, कि कोई भी मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक मॉडरेट सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ सिली मिस्टेक होगी। जो मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कई बार क्या होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, तो बच्चे ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि अभी मैं कैलकुलेट करने का कोई नया तरीका ढूंढूंगा। देखो, अगर तरीका उस क्वेश्चन को करने का या कैलकुलेट करने का अननेसेसरी लेंथी आ रहा है आपके दिमाग में, तो छोटा तरीका सोचो, लेकिन ठीक ठाक सा तरीका आ रहा है कि यार हाँ इससे भी आंसर निकल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं, थोड़ा मोटा टाइम लेके, तो उसी तरीके से कर दो। उसके ऊपर रिसर्च करने मत बैठो कि नए तरीके से कैसे कैलकुलेट करूँ, नए तरीके से कैसे सोल्व करूँ। उसको स्मार्ट बनना नहीं कहेंगे, उसको ओवर स्मार्ट बनना कहेंगे, जो कि हमेशा नुकसान करेगा। हाँ, ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबा तरीका है यार, एग्जाम में बहुत टाइम खा जाएगा, फिर सोच लो थोड़ा। वो भी कब सोचोगे, जब आप इन क्वेश्चन को कर चुके होगे, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में हम सोचेंगे। समझ में आ गई बात? ओके। अब ये तो है मॉक देते वक्त की बात, मॉक देने से पहले समझने की बात। तो इस वीडियो में जो आप वीडियो मॉक हम दे रहे हैं उसके अंदर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। ये वीडियो मॉक किस चीज के लिए है? इनकी प्रैक्टिस करने के लिए है। मेरे साथ लगोगे एक्टिवली तो आप कॉन्शियस रहोगे हर एक क्वेश्चन में। तो ये मॉक इसलिए नहीं है इतने टाइम में अटेम्प्ट हुआ, इतने नंबर बने, इतना हुआ, उतना, ये चीजें स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और आप कोई भी पूरे हफ्ते दूसरा मॉक दोगे उसके अंदर इसका असर दिखेगा। उन मॉक्स के अंदर भी जाने से पहले ये चीजें याद रखनी है, और मॉक देने के बाद ये एक काम करना है। क्या काम करना है बता देता हूं, ठीक है। नंबर 1, एनालिसिस ऑफ मॉक। मॉक की एनालिसिस कैसे होती है? देखो, कई बार क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ क्योंकि आपको उस कंसेप्ट की नॉलेज नहीं थी, आपके लिए वो नया है, यार हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं किए, ठीक है। या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी उसकी, ठीक है। या फिर वही है वो जो आपने किया है, आपने प्रैक्टिस भी करी है, बट ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ, सर ये पता ही नहीं लगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। यानी कि आपका रिवीजन कम है। यानी कि आपको किस चीज़ का रिवीजन करने की जरूरत है? आपको कंसेप्ट नोट्स का। अगर क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हुआ तो आपको कंसेप्ट नोट्स उनका रिवीजन करना जरूरी है रेगुलर, ठीक है। तो ये एक गैप, ये नंबर क्यों नहीं आए, ये नंबर कोई नॉलेज के कारण, कोई प्रैक्टिस के कारण, कोई रिवीजन के कारण, तो ये आपके वीक टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। पेपर में जाने से पहले दोबारा से इनकी वीडियो देख लो, ठीक है। दोबारा से इनके क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो बच्चे अपने बैच में हैं वो रिवाइज करो, इनके कंसेप्ट नोट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो ये आपके वीक टॉपिक्स हैं, इनको आप देखो, ओके। कई टॉपिक्स कई ऐसे होते हैं कि 9 मार्क्स डिस्पाइट एबिलिटी, या फिर सिली मिस्टेक। आपने सिली मिस्टेक कर दी तो एबिलिटी तो है, ठीक है, सिली मिस्टेक कर दी। या फिर आपके अंदर एबिलिटी थी उस क्वेश्चन को करने की, आपने किसी भी कारण गलत तरीके से उस क्वेश्चन को देखा, उस किसी अलग क्वेश्चन के साथ भिड़ गए, कोई भी गलती करी, आपको पता है यार ये आता तो था, ऐसी खास कोई वजह भी नहीं है इसके ना होने की, पता नहीं क्यों नहीं हुआ उस वक्त, पता नहीं क्यों नहीं दिमाग चला, तो ये वीक टॉपिक नहीं है, ये है वीक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कमजोर है, जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, तो ठीक है। वीक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का एक और चीज बताता हूं। देखो, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ये आप कैसे देख पाओगे? देखो, सबसे पहले तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का एम जान लो। एम क्या होता है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का? ये नहीं होता कि अगर आपको मैथ में 30 में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 30 कर दोगे, नहीं, वो तो सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम था। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 25 आ रहे हैं ना, 25 कर दोगे और बाकी 5 के लिए टाइम मिल जाएगा। ये होती है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि अगर उस टाइम में आप कर पाए तो, ठीक है। तो एम क्या है कि बेस्ट परफॉर्मेंस विद प्रेजेंट कैपेबिलिटी जो आपकी है उसके साथ बेस्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। तो आपने करना क्या है, किसी भी मॉक को देने के बाद हमने अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की स्ट्रेंथ नापनी है। आपने ये देखना है कि कितने मार्क्स मैंने स्कोर किए या फिर कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। मार्क्स स्कोर्ड मैंने गलत लिख दिया, इसको ठीक लिखो, थोड़ा सा और बेटर रहेगा। मार्क्स तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कई चीजें हैं। क्वेश्चंस राइट, कितने क्वेश्चन मैंने ठीक किए। क्वेश्चंस विच कुड हैव बीन राइट, क्वेश्चंस जो मैं ठीक कर सकता था आज की नॉलेज के बेस पर, ये भी ठीक हो जाना चाहिए था यार, एनफ प्रैक्टिस है, ये भी हो जाना चाहिए था, पढ़ रखा था, ये भी यार हो ही जाना चाहिए था। ऐसे देखोगे, मान लो कि
टोटल 30 क्वेश्चन का पेपर है, बट आज की नॉलेज के हिसाब से आपको ये लग रहा है कि यार मुझे तो 27 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मैं कर लेता इस मॉक में, लेकिन आपने ठीक जो किए, देखो कई लोगों को सिली मिस्टेक हो जाएगी तो ये बोलेंगे सर ये तो मैं कर ही देता, इसको ठीक मान लेता हूं। क्यों कर देता तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? नहीं हुआ ना? होगी ना सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक में काउंट होगा, वो कर देता में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मान लो आपने इसमें से 22 ही क्वेश्चन ठीक किए, बाकी के 5 क्वेश्चन, 2 में सिली मिस्टेक हो गई, 3 एक में स्ट्राइक नहीं हुआ, एक में कुछ और हो गया जो हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए, तो ये आप देखोगे कि यार नॉलेज में इतने की ले चुका हूं। अब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज में गैप है, 8 नंबर नहीं आ रहे यार क्या करूं, सब कुछ तो नॉलेज में गैप है 3 का, बाकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का गैप है, तो ये गैप है ये नॉलेज का, इसको पूरा करो, ये वीक टॉपिक है, क्यों नहीं निकल रहे क्वेश्चन? ठीक है, और यहाँ पर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है। अब अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसे मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, यूट्यूब के ऊपर इस नाम की वीडियो मिल जाएगी, देख लेना, वाकई में सीरियस कैंडिडेट हो तो देख लेना, फायदा करेगी। और किसी भी मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं देख लेना, इस नाम की 2 वीडियो है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये मॉक स्टार्ट करने से पहले एक और बात, कई लोग ये करते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट एंड 30 सेकेंड। भाई मैं कभी भी बकवास नहीं करता, इवन कोचिंग सेंटर के ऊपर वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड। कई बार मैं आपको बातें बताता हूं जो हो सकता है आप लोगों को ना लगे कि ये तो जरूरी नहीं थी, बट वो जरूरी होती है। आपको वो जरूरी नहीं लग रही ना, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो जिस दिन जरूरी लगेंगी, जिस दिन उनमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, उस दिन हो जाएगा सिलेक्शन। तो जो बातें उतनी जरूरी ना लगे उनको स्किप मत करो, डबल स्पीड पर देख लो। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं भाई इस वीडियो मॉक को आप कैसे दोगे। ओके जी, एक नोटबुक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख लो। ठीक है, आपके सामने एक एक करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो पहला क्वेश्चन पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो, आपसे सोल्व हो गया तो ऐसे कर दो। अभी तो मैंने सोल्व नहीं किया ना, आपने पॉज करके सोल्व किया, कर दो। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, मैंने आपको क्या बताया, यही तो हम प्रैक्टिस करने आए हैं। आराम से पढ़ो, टाइम की हड़बड़ी सिर पर मत लो, और सेम काम को कोशिश करनी है आप मॉक के अंदर रेप्लिकेट करो जो आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे। ठीक है, आराम से पढ़ो, समझो और फिर सोचो ये हो जाएगा तो कर देता हूं, कर दिया। अगर आपको लगा कि यार हो तो जाएगा बट पता नहीं टाइम ले लेगा, तो पॉज कर रखा है ना अभी आपने वीडियो, दूसरा क्वेश्चन आया आपने पॉज कर रखा है, अपनी तरफ से अपना डिसीजन लिख दो, मार्क एंड रिव्यू। ठीक, बाद में मैं उसको मार्क एंड रिव्यू करूंगा, स्किप करूंगा, जो भी करूंगा देखी जाएगी। अपनी तरफ से अपना डिसीजन लिख दो कि इसको तो मैं स्किप कर देता। तो मैं आपकी इस डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, और मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट बन के, एक डिसेंट तैयारी के साथ एक एवरेज स्टूडेंट, वैसे ही मार्क एंड रिव्यू और स्किप करता हुआ चलूंगा। ठीक, बढ़ जाऊँ अब मैं आगे। ओके से, तो अब करते हैं, अब तैयार हो जाओ, स्क्रीन को कर देंगे भाई काला, ताकि आंखों पर कोई असर नहीं, आपकी आंखों में रहे उजाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाती है आपकी डिसीजन मेकिंग। नोटबुक उठा लाओ और ये ऐसे नंबरिंग कर लो। ठीक है, सीरियसली लो इस वीडियो को। और मैं किस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि बच्चा जो है वो प्री पास करके आया है, एक बेसिक सी नॉलेज उसको है, उस स्पीड पर मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, वो मान द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 boys इज थ्राइस दैट ऑफ द एज ऑफ द, अच्छा, द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 boys इज थ्राइस। ओल्डर बच्चा है उसकी एज 3 गुना है यंगर से। 9 years ago इट वाज 5 times, 9 साल पहले 5 गुना थी, यानी कि आज ये 3 गुना है। आज रेशियो है 1:3, ओल्डर बंदा 3 गुना है। 9 साल पहले यानी कि -9, 9 साल पहले की सिचुएशन है, उसकी उम्र थी 5 गुना। तो ये तो एक टिपिकल सा पैटर्न है, अलग अलग टाइम पर बंदों की एज का रेशियो बता देना। इसमें हम क्या करते हैं, एक रिपीटेटिव पैटर्न है, आपसे होना चाहिए। 2 बंदों की एज में जो भी डिफरेंस है, पूरी उम्र वो सेम ही रहता है। आपसे अगर कोई आज 10 साल बड़ा है तो पूरी उम्र 10 साल बड़ा ही रहेगा। तो हम इनके बीच के गैप को सेम करते हैं। पहले ये गैप था 4, यहाँ पर ये गैप है 2, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेम करते हैं। इसको मैं डबल कर दूंगा हर एक चीज़ को, तो गैप डबल हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, गैप सेम हो गया ना। ठीक है, अब जब ये वाला गैप सेम हो जाता है, अब हम ये वाला गैप देखते हैं। ठीक है,
इन दोनों सिचुएशन के बीच में रेशियो में तो 1 का गैप है, लेकिन रियल में 9 साल का गैप है। रियल चीजें 9 गुना है। अब उसने बोला है प्रेजेंट एज ऑफ ईच, हर एक की प्रेजेंट एज, यानी कि 0 साल आज। तो इसकी प्रेजेंट एज है 9 दूनी 18, इसकी प्रेजेंट एज है 9 छके 54, 18 और 54। दैट्स इट, खत्म। डूएबल क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ऐसे किया करो। आपको क्या लगता है आप एक बार में उसको मान लोगे, एक बार में उसको कर पाओगे? नहीं, धीरे धीरे अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनेगी। मैं आपको बताऊंगा, आप हर एक मॉक में लगाने की कोशिश करोगे, मैं फिर अगला वीडियो मॉक लेकर आऊंगा, फिर लगाने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे पेपर तक हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके आएंगे पेपर को। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो बिना हड़बड़ाए करने की कोशिश करो। ठीक है, पढ़ो। राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अलग अलग स्पीड पर उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी? उसकी एवरेज स्पीड क्या है? हमें पता है अगर इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल किया जाए तो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये मैटर नहीं करता, सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो मैटर करता है। डिस्टेंस कितना भी मान लो तो डिस्टेंस है इक्वल। तो ये देखो, ये वाला डिस्टेंस किया 40 की स्पीड से, ये 45 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से। तो डूएबल लग रहा है हमें क्वेश्चन, तो कर लेंगे। ठीक है, कई बार हमें क्वेश्चन डूएबल लगता है, बाद में कैलकुलेटिव निकलाता है, तो देख लो बहुत कैलकुलेटिव निकला तो बाद में कर लेना, अदरवाइज वहीं पर करना। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ मानूंगा ना इस डिस्टेंस को, ताकि ये 40 से डिवाइड हो जाए, ये 45 से डिवाइड हो जाए, ये 60 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो मैं क्या मानूं, इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो एलसीएम ले रहा हूं, देखो 40 और 60 में 20 कॉमन है, तो 20 थी 60, सॉरी 20 इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, 20 दूनी 40, 20 थी 60। इन दोनों का एलसीएम तो भाई आ गया, अरे वैसे हाँ इन दोनों का एलसीएम तो आ गया। अब 45 के अंदर होता है 5 और 9, 5 तो ऑलरेडी है, 9 के अंदर होते हैं 2 3, 1 3 ऑलरेडी है, तो ये है इनका एलसीएम। तो ये डिस्टेंस मानोगे आप यहां पर, यही मानोगे यहां पर, यही मानोगे यहां पर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मैंने यहां पर माना, इतना ही यहां पर, इतना ही यहां पर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये वाली चीज 3 बार। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको कर लिया गुणा में 3, ये टोटल डिस्टेंस, बटे में मैं करूंगा टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे आएगा, इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ का टाइम, तो 40 से डिवाइड करो इसको, 20 दूनी 40, 40 से इसको काटूंगा, 40 कट गया, 3 3 9 घंटे आएंगे। 45 से डिवाइड करो, 3 3 9, 45, सिर्फ इसको डिवाइड करना, वो 3 तो मैंने पूरे डिस्टेंस के लिए लिखा था। 9 और 5 काटने, 9 मैंने यहाँ से काट दिया, 5 यहाँ से, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 60 से काटो, 20 और 30, 20 और 3 काट दिए, 3 दूनी 6। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा भाई, टोटल टाइम लगा मेरे भाई 8 और 6 14 और 9 23। कैलकुलेटिव आ रहा है ना, ठीक है कर लेते हैं। तो 3 3 9 27 दूनी 54 दूनी 1080 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 से कितने पर जाएगा, 23 चौके 92, 16 बच जाएगा, 23 7 161। तो अगर ये 161 होता है तो पूरा भाग हो जाता, 47 से जस्ट छोटा आएगा, तो 46.96। एक और बात बताऊं, मान लो आपने क्वेश्चन करने की ठान ली, क्वेश्चन निकला कि यार ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है मार्क एंड रिव्यू कर लो, क्योंकि आपको लग रहा था हो जाएगा और हो भी जाएगा, लेकिन लग रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ओके ओके संभल जाएगा। तो एक गलती बच्चे क्या करते हैं पता है, उनको ये लगता है ये क्वेश्चन उनको ही कैलकुलेटिव लग रहा है, बाकियों को तो नहीं लग रहा। बाकी क्या भाई, वो भी तुम्हारी तरह नॉर्मल रोटी दाल सब्जी खाते हैं, उनको भी कैलकुलेटिव लगेगा अगर होगा तो वो जल्दबाजी नहीं मचानी, शांति से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम होता है कि अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो हम परफॉर्म कर पाए। आगे बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो between numerical values of a curved surface area and volume of a right circular cylinder is this। रेशियो बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनका बीच का रेशियो बता दिया उसने 2:3। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है, इनका रेशियो बहुत बार बता चुका हूँ पहले। पाई आर एच 2 से 2 कट गया, R इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मुझे पता चला R इज इक्वल टू 3। और उसने बताया है इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस और हाइट के बीच में ये रेशियो है, यानी कि रेडियस अगर 3 है तो हाइट 7 है। ठीक है भाई, रेडियस तो 3 ही है तो हाइट 7 है।
व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी गोल चीजों की बात हो, सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल, जब भी सर्कल की बात हो, एरिया पूछा हो, पेरीमीटर पूछा हो, एक बार ऑप्शन के ऊपर नजर मारा करो क्या कि कहीं पाई को ओपन किया है कि नहीं किया है। पाई यहाँ पर मौजूद है तो उसने खोला ही नहीं है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर यानी कि 3 इंटू आर प्लस एच, 3 और 7 10, 3 दूनी 6 60 पाई। ठीक, क्लियर है भाई, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन, तैयार रहो शांति से। ठीक, अगर मैं आपकी जगह हूँगा मैं ये देखूंगा कि हाँ डुएबल तो है, कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है, क्या ही दिक्कत है, बट लग रहा है कि यार कैलकुलेशन में फंसाएगा, 9 9/20 5 1/9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या डिसीजन लूंगा, मैं ये डिसीजन लूंगा कि भाई मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क एंड रिव्यू। मार्क एंड रिव्यू क्यों किया, स्किप नहीं किया मैंने, मार्क एंड रिव्यू क्यों, मुझे पता है ये कहाँ जाएगा इक्वेशन, हुआ तो पड़ा है, कुछ चीजें भाई गुणा करनी है, जोड़नी है, बट फिलहाल मैं करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम ना खा ले बिना वजह, तो इसको हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दी वैल्यू ऑफ दिस, अब कई लोगों का दिल करेगा इसे अभी कर लें, कई लोगों का दिल करेगा बाद में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है? फिलहाल के लिए सपोज, क्योंकि ये करने में इजी भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 7 8 डिवीजन, मतलब छोटी थोड़ी ही लंबाई है, इसकी तो बहुत भयंकर लंबाई थी और फ्रैक्शन में था, तो करने को अभी कर लो या फिर मार्क एंड रिव्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसको प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं घर पर, और फिर सोचेंगे सीधा एग्जाम में लगा कर आ जाऊं, फिर उस दिन तो खराब भी होएगी ही। प्रैक्टिस करो ना यार, ये घर पर ये बेस्ट चीज़ है करने के लिए, तो बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ सुनकर थोड़ी आप अच्छे हो जाओगे इसमें। अगला, कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, 6 kg निकाल लिया और रिप्लेस्ड बाई वाटर, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, 2 बारी और रिपीट करी है, मतलब कि रिपीटेड फर्दर, एक बार पहले करी, 2 बार और, टोटल 3 बार कर ली। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट क्या होता है, जब आप एक चीज को निकाल कर पानी से रिप्लेस किया, फिर पूरा मिक्सर निकाल कर पानी से रिप्लेस किया, पूरा मिक्सर निकाल कर पानी से रिप्लेस किया, तो 2 चीजों से मिक्सर बन रहा है यहाँ पर, पानी और दूध। जब आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो दूध के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब 60 kg में से 6 kg आप रिप्लेस कर रहे हो, तो हमेशा फ्रैक्शन में देखो कि आप कितना रिप्लेस कर दे रहे हो, आप 1/10 रिप्लेस कर दे रहे हो, हर एक बार मिक्सर का 1/10 आप निकाल देते हो और पानी डाल देते हो, तो हर बार जो दूध है वो 9/10 हो जाएगा, हर बार दूध जो है वो 9/10 हो जाएगा। तो 60 kg था, पहली बार किया तो दूध कितना हो गया, जितना भी था उसका 9/10, फिर किया तो फिर से 9/10, फिर किया तो फिर से 9/10। किसी को डाउट है तो मिक्सर एलिगेशन की वीडियो देख लेना, क्विक रिवीजन बैच की। ठीक है, तो 9 का तो होएगा भैया 729, नीचे 2 है ना, 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, 6 में 54 5 6 दूनी 12 और 5 17 1 6 7 42 और 1 43, 43.74 डुएबल है, मतलब कि ऐसा कंसेप्ट है कि मिक्सर एंड एलिगेशन में 3 ही कंसेप्ट बताए जाते हैं, उनमें से एक ये बताया जाता है मिक्सर के साथ। ठीक है, अब तक आपने ये सीख लिया होना चाहिए आपके लिए। ओके, पढ़ो क्वेश्चन को शांति से देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, तो ठीक है भाई, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनको कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट 2, इनके रेशियो को बटे में 4, आगे क्या है 3 बटे में 6, तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो भाई साहब बराबर। ठीक है जी, अगर आगे भी बराबर आया तो इसका मतलब दोनों लाइनें सेम है, एक दूसरे के ऊपर है, संपत्ति है, कोइंसिडेंटल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन आगे नॉट इक्वल आया, देखते हैं आगे क्या आएगा, आगे आया 5/12, तो ये तो नॉट इक्वल है। पहले 2 डिसाइड करते हैं इन लाइनों का स्लोप क्या है, स्लोप यानी कि दोनों लाइनों का स्लोप सेम है, यानी कि दोनों लाइनें या तो पैरेलल हैं या स्लोप सेम है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी है। अगर तीसरा भी बराबर हो जाता तो कोइंसिडेंटल लाइंस होती, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ स्लोप सेम है लेकिन लाइनें सेम नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ये मैं, यूट्यूब पर लिखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय भूतेश सर, ऐसे लिख देना, आ जाएगी मेरी वीडियो।
वहां पर देख लेना, डुएबल क्वेश्चन, रिपीटेटिव पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बताऊंगा ना कि टीयर 2 का मॉक करवा रहा हूं। रवि सेल्स इज गुड एट 25% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% वो नुकसान खाता है, ठीक है, और 45% लेस वेट यूज करता है। दो चीजें करता है वो, इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल कुछ फायदा है नुकसान होगा। तो नुकसान खाता है, इससे तो नुकसान ही होगा। 25% का नुकसान यानी कि 100% में लेकर 75% में बेच रहा है, 75% में 3/4, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/4, ठीक है। अब वो कितना वेट यूज कर रहा है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कोई बंदा बेचते हुए कम या ज्यादा वेट यूज करे, बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि कम वाले को नीचे रख दूंगा पूरे को ऊपर, ऐसे नहीं करना। जो भी वेट वो शो कर रहा है और जो भी वेट वो शो कर रहा है, इसके तो वो रुपए लेगा ना। कस्टमर को जो वेट दिख रहा है उसके रुपए लेगा, और जो वेट वो एक्चुअल में यूज कर रहा है ये उसके घर पर खर्चा पड़ रहा है। मान लो मैं 750 ग्राम वेट यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में यूज कर रहा हूँ, तो मेरे घर से चीज जा रही है 750 ग्राम। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को, और ये रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्राइस को, जो शो कर रहा हूं। क्योंकि इसके तो रुपए मेरे घर में आएंगे। मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं हूं ये दुकानदार, तो जो मैं शो कर रहा हूं सामने वाले कस्टमर को, उसके रुपए लूंगा मैं कस्टमर से कि दे भाई दे, कितना दे दिया मैंने तेरे को, मेरे पास रुपए आए, ये सेलिंग प्राइस होता है। और जो मैं एक्चुअल में यूज कर रहा हूँ, जितने मेरे घर से माल जा रहा है उतने के रुपए मेरे घर से मैं पीछे देख रहा हूँ जब उसको खरीद के लाया था। तो यहाँ पर वो 45% लेस वेट यूज कर रहा है, यानी कि 100 अगर शो कर रहा है तो 45 लेस यूज कर रहा है। अगर वो शो कर रहा है 100 यूनिट, तो वो यूज कर रहा है 45% कम, यानी कि 55, 100 माइनस 45। तो शो तो कर रहा है 100, यूज कर रहा है 55। इनकी फ्रैक्शन से सीधा आ जाएगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो यूट्यूब पर लिखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मेरा नाम लिख दो, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 5 से जाएगा 20 पर, 5 से 11 पर, 4 से 5 पर, 15/11, 4 का फायदा 11 पर, यानी कि 9 का पड़ा, 9 चौके 36.36 या 36 4/11 का प्रॉफिट, 4 का फायदा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। ये देखो, अब हो सकता है क्वेश्चन के साइज को ही देख के आपको लगे कि तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया है, तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा बड़ा लग रहा है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ने का दिल कर रहा है, नहीं मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो ट्राई भी करो। तो सॉरी, स्किप तो नहीं करेंगे, मैं गलत बोल गया। स्किप का मतलब क्या होता है कि ये मुझसे तो यार मुझे लग नहीं रहा होगा। आप बिना पढ़े किसी चीज को छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि यार हो भी सकती है वो, तो मार्क एंड रिव्यू करेंगे। स्किप का मतलब ये था यार ये करने में मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, ऐसे लग रहा था। अगर किसी चीज को पढ़ा नहीं है, अननेसेसरी बड़ी होने के कारण स्किप कर रहे हैं, तो मार्क एंड रिव्यू, चांसेस तो है ना कि क्या पता वो इजी हो, बड़ी होने के कारण हमेशा मुश्किल नहीं होती चीज। नेक्स्ट, रेशमा टुक ए लोन ऑफ दिस मच विद सिंपल इंटरेस्ट। इतने का लोन लिया रेशमा ने, यानी कि प्रिंसिपल है, फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतने ही साल के लिए जितनी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितनी रेट है उतने ही साल के लिए, ठीक है जी। और इफ सी पेड दिस मच एज इंटरेस्ट, इतना उसका ब्याज बना एट द एंड ऑफ द लोन, तो बताओ रेट कितनी थी। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है R/T% ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये निकालना है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। मान लो रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 3 साल है, 10% पर एनम है रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 10 या 30, 30% किसका, प्रिंसिपल का, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज पता है, हाँ जी सर। तो रेट और जो टाइम है वो सेम है, तो मैंने रेट को मान लिया R, तो टाइम भी हो गया R, तो R/R, रेट इंटू टाइम। इससे पता लग जाता है कि ब्याज परसेंटेज में कितना है, तो ब्याज इतने परसेंट है, तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, कि ब्याज कितने परसेंट है, एक्चुअल में कितने परसेंट है ब्याज, ब्याज ये है, तो लिख लो इसको। ये कितने परसेंट है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल के 1% से डिवाइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल का 1% इसमें कितनी बार आया, 20 बार आया तो 20%, 30 बार आया तो 30% है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 1% यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 12 के आगे 3 0,
खत्म। एक्चुअल में ये नहीं करेंगे एग्जाम में, ये कर रहे होगे आप। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, आर इंटू आर का स्क्वायर 81 है, यानी कि आर इज इक्वल टू 9। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दैट इज 9% पर एनम। ठीक है ब्रदर, अगला करोगे। ये देखो, पढ़ो, शांति से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कर सकते हो कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है भाई। शुगर वर्थ रुपीज 32 पर केजी, वर्थ रुपीज 36 पर केजी आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी। एक तीसरी वेराइटी के साथ मिला दी, अलग अलग रेट की शुगर है और इस रेशियो में मिला दी, और फाइनल मिक्सचर की एक कॉस्ट है। बताओ तीसरी वेराइटी जो है उसका पर केजी प्राइस क्या था। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हिस्सा इसका मिला है, 2 हिस्से इसके मिले हैं, 3 हिस्से मान लिया मैंने एक्स रेट वाली शुगर थी उसके मिले हैं, ओवरऑल ये प्राइस आ गया। तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट 1 इंटू 32 यानी कि 32 प्लस 2 इंटू 36 यानी कि 72। तीसरी वाली का प्राइस मैंने मान लिया x, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x इज इक्वल टू, तो ये तो एक हिस्सा था, ये 2 हिस्से थे 36, ये सॉरी ये 3 हिस्से थे, तो 3 2 5 और 1 6, ये 6 हिस्से हैं। तो 6 हिस्सों का क्या आएगा, 6 इंटू दैट करेंगे, तो कर देते हैं भाई, गुणा में 6 कर रहा हूँ मैं, तो 37 थी 111 और एक 112/3 है, ये 112/3 है, गुणा में मैं कर रहा हूँ 6, ये आ जाएगा 224। देखते हैं इनको क्या बनेगा, 2 और 2 4, 7 और 3 10, तो 104, इसको मैं उधर ले जाके काट रहा हूँ, 104 क्या आ गया 120, 3x इज इक्वल टू 120, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक, डुएबल है ये भी। मैं ये नहीं बोल रहा जिस तरीके से मैं करूँगा, यानी कि लाइक आपको थोड़ा सा हो सकता है सोचना पड़े, मैं ये नहीं बोल रहा इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, उससे दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि अच्छा ये थोड़ा सोच के ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कर लोगे ये। नेक्स्ट, डुएबल है, वही तो यार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर है। जी हाँ, तो यही तो करता है, इन 4 में से एक नंबर गायब कर देता है, तो जो नंबर गायब किया है, मान लो ये वाला गायब किया है, तो ये मैंने निकालना है, तो इन दो का प्रोडक्ट इन दो के बराबर है, तो इन दो का जो प्रोडक्ट है उसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कई बार ये होता है, कुछ भी मान लो 45 60 रेशियो 120 रेशियो x, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 60 इंटू 120 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। आप इतना देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये, यही इन दोनों का प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो इसको अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा। लाइक ऐसे आप लिख सकते हो ना, बड़ी चीज डिमांड नहीं कर रहा मैं आपसे। चलिए जी, तो 8 की पावर दिस इंटू 8 की पावर दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो भैया 8 की पावर तो जुड़ जाएगी, बेस सेम है, तो 5.06, और ये अगर ये जुड़ेगी तो ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ये आएगी x की वैल्यू, 2 की पावर 3 भी 8 होता है, यानी कि x की वैल्यू इस 1, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ये भी डुएबल होगा मेरे ख्याल आपके लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होगा किसी क्वेश्चन को मैं मार्क एंड रिव्यू करूंगा, हो सकता है आपको लगे यार मैं तो अभी कर देता हूं, तो आप तभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैच होंगी, मैं एस्पिरेंट के माइंडसेट को जानता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो कोई भी, ये क्वेश्चन है सक्सेसिव डिवीजन का या फिर सक्सेसिव रिमाइंडर का। जब हम एक नंबर को सक्सेसिवली अलग अलग नंबर से लगातार डिवाइड करते हैं, सक्सेसिवली कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया इस नंबर को, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था वो क्या आया, वो रिमाइंडर आया, सबसे पहले रिमाइंडर आया था 2, फिर जो क्वोशेंट आएगा उसको डिवाइड किया 5 से, फिर रिमाइंडर आया 1, फिर जो क्वोशेंट आया यहाँ पर उसको डिवाइड किया 7 से, फिर रिमाइंडर आया 3, ये ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, जो डिवाइजर है उनको ऐसे लिख लो, 3 5 7 है ना डिवाइजर, 3 5 एक और लाइन मार दो, 7 एक और लाइन मार दो। ठीक है, और अब यहाँ पर आप लिख लो रिमाइंडर, तो ये हो जाएंगे 2 1
मैं आपको इसे फास्ट करने का एक तरीका बताऊंगा, बट आपने करना क्या है, इसको याद कैसे रखना वो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, भाज्य से, तो यहाँ पर क्वोशेंट आता है भागफल और यहाँ पर आता है रिमाइंडर। तो आप कैसे लिखते हो, नंबर इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अभी भी हम नंबर ही निकाल रहे हैं, 3 बार भाग ही हुआ है, तो इसी टेक्निक का यूज करेंगे। तो आपने अपने मन में याद रखना है ये तो डिवाइजर है, या फिर लिख ही लो ये डिवाइजर है ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर और रिमाइंडर तो मिल गए, मुझे सिर्फ क्वोशेंट चाहिए। तो क्वोशेंट यहां पर लिखोगे। अगर आपको ये सबसे छोटा नंबर निकालना है तो क्वोशेंट रख दो 0। ये है लास्ट क्वोशेंट, उसने बोला लास्ट क्वोशेंट 3 है, सीधा उत्तर निकालना है तो आप 3 रख दो। अदरवाइज ये लास्ट क्वोशेंट, सीधा उत्तर निकालना है, उसने बोला लास्ट क्वोशेंट 3 है तो 3 रख दो। तो 7 3 21, ये क्या लिख दिया मैंने, क्वोशेंट। तो d इंटू क्यू प्लस में r, यही है ना मामला। तो 7 3 21 3 63, 63 का क्या करेंगे, 7 3 21 और 3 24, 5 इंटू 24 120 और 1 121, वो जोड़ना है, ध्यान रखिए फ्लो में गुणा नहीं करना। 121 दिए, 363 और 2 365, तो उत्तर इज इक्वल टू 365। ऐसे हम इसको करेंगे, ठीक है जी। कई बार वो ऐसे कर सकता है हमसे, मैं आपको इसका वो भी बता देता हूँ भाई, जहां पर भी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूरत होगी वो भी मैं आपको दूंगा। अगर ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो लास्ट डिवाइजर को 0 रख दो, सॉरी लास्ट क्वोशेंट को 0 रख दो, अंतिम भागफल को 0 रख दो। यहाँ पर 3 है लेकिन मैं छोटे से छोटा नंबर निकालना चाह रहा हूँ। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, 5 दिए 15 और 1 16, 3 इंटू 16 48 और 2 50। तो 50 छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जिसको 3 5 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो 2 1 3 आएगा, ठीक है। और ऐसे नंबर की जनरल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, वो होएगी प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इनटू में लास्ट क्वोशेंट, लास्ट क्वोशेंट प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर। यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर है 50 जब लास्ट क्वोशेंट 0 लिया था। जब आप लास्ट क्वोशेंट को 0 लोगे तो 0 इंटू दिस, ये तो 0 हो गया, प्लस 50 स्मॉलेस्ट नंबर। अगर लास्ट क्वोशेंट 1 होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या है इन सब का डिवाइजर, 5 3 15 7 105, 105 इंटू 1 प्लस 50। उसने बोला लास्ट जो क्वोशेंट है वो 3 है, तो 3 हुआ तो 105 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 315 प्लस 5 50 365 आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो वो ये बता दे कि लास्ट क्वोशेंट जो है वो मेरे भाई 37 है, तो अगर आप यहाँ पर 37 रखोगे तो अननेसेसरी बड़ी कैलकुलेशन होगी, 37 इंटू 7 प्लस 3, यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा दैट इंटू 5। तो आप क्या करो 0 लेके कर दो, और 37 की बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ एक बार हैंडल करनी पड़ेगी यहाँ पर, 37 इंटू 105 प्लस 50, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर 3 बार हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाऊँ, ओके। Out of 3 numbers, the first is twice the second and is half of the third. If the average of 3 numbers is this, तो एवरेज बता रखी है तो निकाल ही लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर जो है दैट इज ट्वाइस द सेकंड, सेकंड का इसका सेकंड का डबल है, यानी कि ये x है तो ये 2x, एंड इज हाफ द थर्ड, तीसरे का हाफ है यानी कि 4x का हाफ है। ये 3 नंबर हैं, इनकी जो एवरेज है वो 56 है। अगर एवरेज 56 है मेरे भाई तो सम कितना होगा, 3 नंबर है ना, तो सम होएगा 56 इंटू 3। इन तीनों का सम क्या है, 4 और 1 5 और 2 7x, ठीक है। पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, इन दोनों की एवरेज। तो 4 और 2 6x, 6x बाई 2, इनकी एवरेज है 3x, ठीक है। तो 3x निकालना है, अभी निकाल देते हैं। 7 8 56, x इज इक्वल टू 8 3 24, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 24 3 72, ठीक, डुएबल है। आगे बढ़ जाएं, यानी कि अपना फर्स्ट राउंड जो है वो फ्लो में जाना चाहिए। अब ये भी मैं आपके लिए डुएबल मानता हूँ, ठीक है। इसके पीछे का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो कि परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बेस निकाल लो। बेस क्या होएगा, बेस होएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अपना उत्तर होएगा
tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एक्चुअल में हमें ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया है और बहुत ज़्यादा बार बताया है कि मेरे भाई हाइपोटेन्यूज अगर मैं ऐसे ले लूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, और इन दोनों में से एक जगह देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिख लूँ 3 4 5, या मैं ऐसे लिख लूँ 3 4 5, तो ये सेम ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूज बस 5 होना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता कि उसकी जगह 4 कर दूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जगह एग्जामिनर ये लेता है और दूसरी जगह लेगा ए और बी के प्रोडक्ट का डबल 2ab। इन तीनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगता है और इनसे आप सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, वो बार बार ऐसे करता है। अब की बार उसने इन दोनों में से किसी भी एक को परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस ले सकता है, वो हाइपोटेन्यूज हमेशा इसको लेगा। देखो यहाँ पर वही तो कर रखा है, ठीक है। इसको उसने परपेंडिकुलर ले रखा है ना, और इसको हाइपोटेन्यूज तो वो इसी को लेगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका बेस क्या हो जाएगा देखते ही कि हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया प्लस वाला, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, अब आप देखोगे कि परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यानी कि बेस हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक और बात ये भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या किया आपने, देखो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं तीनों, कब करेंगे जब 2ab का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर के। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर लो या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, ये तो बराबर ही होएगा ना। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर तो बराबर ही होता है, 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसको देखते ही हमें पता लगेगा कि बेस या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है जी। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2xy बटे में 2xy के बटे में होएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान रखोगे भाई इसे। और एक और चीज़ बताऊं, इसकी जगह एग्जामिनर ये भी करता है बार बार, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, प्री की तैयारी की है, पता ही होगा। व्हाट दैट गाय डू, मैं आप लोगों को ये पीपीटी भी दे दूंगा, चलो जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद कभी उसकी ज़रूरत पड़े, तो वैसे ज़रूरत तो क्या ही पड़ेगी, ठीक है। कई बार वो ए और बी में से किसी भी एक को एक से रिप्लेस कर देता है, जैसे मान लो इसको मैं बता दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कर दूं, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो मन ही मन में कि एक का स्क्वायर है प्लस में एक्स का स्क्वायर है, तो वही तो है दो चीज़ों के स्क्वायर का सम, दो चीज़ों के स्क्वायर का सम बना रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक जगह 2 इंटू 1 इंटू एक्स तो 2x होगा। इस चीज़ को भी वो बार बार यूज़ करता है, इसी का एक स्पेशल केस है। बढ़ जाऊँ मैं आगे, शुड आई इंक्रीज अहेड, और मैं इस मॉक टेस्ट को मैं शूट 2 पार्ट में करूँगा, मिल तो आपको एक ही पार्ट में रहा है, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, ठीक। A fruit vendor gives 3 fruits free for a dozen. What is the percentage discount allowed? तो जब भी चीज़ें फ्री मिले, डुएबल है भाई, ये डुएबल माना जाएगा। जब भी चीज़ें फ्री मिले और आपको ये देखना है कि भैया डिस्काउंट कितना मिला, तो आपको हमेशा ये देखना है कि कितनी चीज़ों का हमें रुपया नहीं देना पड़ा, वही तो है डिस्काउंट। तो 3 चीज़ें फ्री मिली, 3 चीज़ें फ्री कब मिली, जब आपने 12 चीज़ें ली तो 3 फ्री मिली, 12 के तो आपने रुपये दिए हैं और 3 आपको मिली फ्री। तो जब भी आपने डिस्काउंट देखना है, डिस्काउंट परसेंटेज देखना है, तो आपने देखना है कि कितनी चीज़ें मुझे फ्री मिली, ठीक है। और आप ये देखोगे कितनी चीज़ें आप घर पर लेकर गए, यानी कि फ्री भी हो और पेड भी हो, घर पर कितना माल लेकर गए, डिस्काउंट तो उतने पर ही हुआ ना, उतना माल जब लेकर गए तब वो डिस्काउंट है, उतने में से तो 12 चीज़ों के लिए आपने पे किया, 3 चीज़ें आपको फ्री मिली, टोटल 15 चीज़ें आप घर पर लेकर गए, उसमें से 3 फ्री हैं, यानी कि 1/5। ऐसे मत कर देना 3 चौके 12 25%, 1/5 20%। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है। आगे बढ़ते, डुएबल है जी। अगला प्रोबेबिलिटी का, अगर आपने प्रोबेबिलिटी कर रखी है तो इसको मैं डुएबल मानूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं
एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन 4 येलो एंड 3 वाइट मार्बल्स। 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 मार्बल्स रैंडमली ड्रॉ करी, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 मार्बल मैंने निकाली है, ये है 3 मार्बल निकाल ली है, चलो वो सेम कलर की नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सर कौन सा केस लेंगे? कई बच्चों को तो ये लगेगा कि सर एक ग्रीन निकाल लो, एक येलो निकाल लो और एक वाइट निकाल लो, तीनों सेम कलर की नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बोलूंगा कि अगर मैं 2 ग्रीन और एक येलो निकाल लूं तो क्या तीनों सेम कलर की है? अभी भी तो तीनों सेम कलर की नहीं है, दे आर नॉट ऑफ सेम कलर, अभी भी नहीं है। अगर मैं 2 ग्रीन निकाल लूं और एक वाइट निकाल लूं तो भी दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। अगर उसने ये थोड़ी बोला नो टू मार्बल्स आर ऑफ सेम कलर की, कोई भी 2 मार्बल सेम कलर की नहीं, वो बोल रहा तीनों सेम कलर की नहीं है। तो इसमें सर बहुत सारे केस हो गए हैं कि अगर मैं एक येलो निकाल लूं और 2 वाइट निकाल लूं तो भी ये सेम कलर की नहीं है। तो बहुत सारे केस हो गए। तो इतने सारे केस कभी भी हमें कैलकुलेट नहीं करने होते, यानी कि इसके अलावा जो बचे खुचे केस हैं वो इजीली आ सकते हैं। अगर आप ये समझ जाओ तो इस इक्वेशन को तुरंत कर देना, नहीं तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि भाई मैं तो स्किप कर रहा हूँ, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखता हूँ। अभी मेरे को ये लगा कि पता नहीं क्या है यार, कैसे करेंगे। तो अभी देखो, इससे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका क्या नुकसान करवा सकता है पता है? ये आपका 2 नुकसान करवा सकता है। एक तो टाइम वेस्ट करवा सकता है, तो वो तो इसने करवाया नहीं क्योंकि हमने जल्दी स्किप कर दिया। कॉन्फिडेंस डाउन करवा सकता है, तो अब वो आपके हाथ में है। आपके लिए इसकी जो डिफिकल्टी है वही सबके लिए है। अगर आपने तैयारी गंदी करी है तो उम्मीद छोड़ दो, सिलेक्शन की उम्मीद ही छोड़ दो। अच्छी की है और अच्छी कर सकते हो आगे तो रखो उम्मीद। फिर अगर आपने अच्छी की है औरों ने भी अच्छी की, उनके लिए भी मुश्किल है, अगर आपके लिए मुश्किल है तो दूसरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मुश्किल क्वेश्चन आए तो आपका होता है फायदा, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत करी है वही आपको कंपटीशन दे सकते हैं। जिन्होंने मेहनत करी है वो इस क्वेश्चन में कई बंदे आपसे हो गए पीछे, क्योंकि आप तो स्किप करके आगे चले गए। एक और मुश्किल क्वेश्चन आया, खुश हो जाओ, कई बंदे यहाँ फंसेंगे। मान लो ये गड्ढे हैं, ये रनिंग ट्रैक के बीच में गटर हैं, खुले हुए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो रेस हो रही है, कई अगर आपको गटर दिखा और आप बच गए, खुश हो जाओ। कई बंदे जो आपसे तेज दौड़ने वाले थे, फिलहाल तक आपके साथ थे, उनका पैर आया होगा, अब वो आगे आपसे नहीं निकल पाएंगे, ठीक। तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, इनको देख के अप करना है। नेक्स्ट, the sides of cuboid are in this ratio 3:4:5 and its surface area is equal to surface area of cube with side 6 यूनिट। एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड इस रेशियो में है, तो मन ही मन में मैंने मान ली, ये क्या हो गया, ठीक है, मन ही मन में मैंने मान ली 3x 4x 5x। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला याद है ना, 2 × LB + BH + HL। यही कर रहा हूं मैं, 3 चौके 12। रेशियो में ध्यान रखना, हमेशा जब भी रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो जो भी उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3x × 4x 4x²। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 47x ही लिख देते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। 3 चौके 12, 4 पंजे 20, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए कर रहा हूँ। 5 तिया 15 x², ये कितना हो गया, 15 और 12 27 और 20 47x² गुणा में 2। ये बाहर वाला 2 भूलेंगे कई लोग, इस फॉर्मूले में बार बार भूलते हैं, कमेंट करके बताओ भूलते हो कि नहीं। और आपने करना क्या है इस मॉक टेस्ट के एंड में, ये जो स्कोर है, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में आज के दिन कितने ठीक डिसीजन लिए, कितने गलत लिखे, वो आपने कमेंट करके बताना है कि कितने मैं कर सकता था, कितने मैंने नहीं किए। जब वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर रहे हो, ये नहीं कि आप 5 ही मिनट ले जाओगे उस क्वेश्चन को करने में। सर ने बोला है टाइम की टेंशन नहीं लेनी, एक डिसेंट सा टाइम लेना है बस, ये नहीं है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी कि देखना है ये मेरे से नहीं हुआ। अगर फर्स्ट टाइम आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ माना जाएगा, और उसके ऊपर लिखो कि टाइम वेस्ट भी कर दिया मैंने और फिर भी नहीं हुआ। क्यों लिया उस क्वेश्चन से पंगा, जब वो नहीं हुआ तो तभी आप सीखोगे, जब इन चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। इसका सरफेस एरिया बराबर है एक ऐसे क्यूब के सरफेस एरिया के जिसकी साइड है 6। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 × साइड का स्क्वायर, 6 × 6 का स्क्वायर 36, 2 3 6।
एक्स स्क्वायर आ गया भाई 36 थी 108/47, तो एक्स की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। क्या पूछ रहा है वो हमसे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम क्यूबॉइड का पूछ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये डिट्टो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होएगा भाई इन सब का प्रोडक्ट, 5 चौके 20 30 60, 60 एक्स क्यूब, ये निकालना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर तो मुझे निकल नहीं रहा, एक्स क्यूब निकालना है, इसीलिए उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है। अप्रोक्सीमेट करके देंगे अब भाई को, और क्या करें। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में डर लगे, बिल्कुल लाजमी बात है, आपको लगे ये क्या बवाल आ गया, फिर आप फिर से करके देखोगे, फिर आपको पता लगे पता नहीं क्या आ गया, तो क्वेश्चन को बीच में ही, क्योंकि क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा कि हमसे होगा नहीं। हाँ जी सर नहीं लग रहा, बट हो नहीं रहा, बस कोई भी रीज़न हो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क एंड रिव्यू, आगे बढ़ जाओ। समझ गए, ऐसे भी करना है क्वेश्चन के साथ जब वो नहीं निकल रहा। एक बाद में देख लेंगे यार, अभी क्या पता एंड में कैसा क्वेश्चन हो जो हो जाए हमसे। ओके, अब इसको देखते हैं, मैं यहीं पर बता देता हूँ, ये ना हो मैं भूल जाऊँ बाद में। तो मैं क्या करूँगा, 47 से इसको काटूंगा। अब 47 से कितने पर जाएगा, ऐसे ही करके काटूंगा, ऑनेस्टली बताऊँ तो साइड में 47 से 94, तो 8 से 14 पॉइंट लगा दिया, एक जीरो, कितने पर भेजूँ मैं, 3 पर भेज दूँ, 3 7 21, 3 क्योंकि 12 और 2 14, ये लगभग चला ही गया 140 141, तो 2.3 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर रूट, तो इसको 2.3, अब देखो पॉइंट के बाद एक होगा तो स्क्वायर रूट आएगी नहीं, एक और जीरो लगाओ। अब 230 है तो 230 तो 225 होता है ना 15 का, तो ये लगभग 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 x की वैल्यू 1.5 मैंने मान ली, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। x की वैल्यू लगभग लगभग हल्की सी बड़ी होगी 1.5 से, 225 से थोड़ा ही बड़ा है। इतनी का अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। अगर आपको लगे सर नहीं कर सकते तो निकालो, इसकी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है ना, वैसे ही करोगे। ठीक है, अब x की वैल्यू ये आ गई। अब वो बोल रहा है एक्स क्यूब 60 इंटू एक्स क्यूब, तो 60 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी भाई 15 का क्यूब होता है 3375, और 3 के बाद ये 3.375, तो एक जीरो से पॉइंट एक आगे से रख जाएगा, ये रहा, 2 के बाद आएगा 6 5 30, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 3 18 और 4 22, 2 6 3 18 और 2 20, और 2 के बाद 202.5। अब देखो, अब आपको ये लगे कि अब तो किसी के आसपास भी नहीं है, 150 180 दूर है, थोड़ा सा शांति से हम देखेंगे कि हमारा उत्तर जो है ये 1.5 से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए था, ये 225 से थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, तो उत्तर फॉर श्योर 202 से बड़ा आएगा, ये तो हमने काट दिया। देखो ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं ना, मैं अभी जो चीजें कर रहा हूं ये आप सोचते जाओगे, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं, जब ये क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में दिखेगा आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा कि यार ये क्या आ गया, ऐसे क्वेश्चन आने लगे अभी। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होगा जो भी उस दिन एग्जाम में बैठे होंगे उस शिफ्ट में। आपको ये पता होना चाहिए बस कि आप अकेले नहीं हो, तो रिलैक्स रहो, सबके साथ ऐसा हो रहा है ना। बट फिर मैं अब हड़बड़ाऊंगा नहीं, जो भी बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है इस क्वेश्चन के साथ मैं करूंगा। इसी को बोलते हैं बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना। ये नहीं है कि बाकी लोग तो इंसान है, मैं सुपर वुमैन बना घूम रहा हूँ है, और लोग तो 2 मिनट में कर रहे हैं, मैं 15 सेकंड में उड़ा दिया टैक, तभी तो मेरा हो। ऐसे करने से नहीं होता सिलेक्शन, ऐसा करना भी नहीं होता, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, या तो पेपर में कभी बैठा नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर भाई 240 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उत्तर विल भी ऑप्शन है। बढ़ जाऊँ मैं आके, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने नहीं आया इन वीडियो मॉक्स में। वीडियो मॉक के आपको 2 फायदे होंगे, एक तो कुछ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, और साथ में बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, आपका जो माइंड सेट है पेपर देने का, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज़ें आपको अपने मॉक्स के अंदर लगानी है जो भी आप मॉक्स दे रहे हो। ठीक, ये बताओ मेरे भाई, A can complete a work in 20 days, B in 30 days. ठीक है, A worked alone for 4 days, B completed the remaining work with C. डुएबल लग रहा है, कर देते हैं, एलसीएम लेके अभी रगड़ देते हैं क्वेश्चन को।
ए कर सकता है 20 दिनों में, बी कर सकता है 30 दिनों में, तो टोटल वर्क हो गया 60। 20 दिए 60, 30 दूनी 60। ए वर्क डलोन फॉर 4 डेज, 4 दिन तक ए ने काम किया, तो 3 इंटू 4 12 यूनिट काम कर दिया, 48 यूनिट बच गया। अब ये जो बचा कुचा वर्क है इसको बी ने सी के साथ मिलके, अब सी ने कितने यूनिट काम करता है रोज पता नहीं हमें, तो ठीक है भाई, बी और सी ने मिलकर 18 दिनों में किया, तो इसको मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ कि एक दिन में कितने यूनिट करी है इन्होंने। 6 3 18, 6 8 48। इसको सोल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 2 2/3, दोनों ने मिलकर 2 2/3 यूनिट करी है। इसमें से 2 यूनिट तो इस भाई ने कर दी, तो ये 2/3 है वही इसने करी होंगी। ठीक है जी, तो ये रोज 2/3 यूनिट करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द वर्क, तो 60 यूनिट को कितने दिनों में करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2/3, 90। ठीक, बढ़ जाए आगे, क्लियर है। ठीक, अब देखना मैं आपको, ये क्वेश्चन आसान ही है ना, बट फिर भी आपको क्या लग रहा है, आपने इतना नहीं लिखा होगा, आपने लिखा होगा इतना मैं जानता हूँ, एग्जाम में आप लिखोगे, अब नहीं लिखा होगा तो पक्का लिखोगे, क्योंकि यू हैव टू बी श्योर कि गलत ना हो जाए। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप ध्यान से देखो, कभी आपके मन में चल जाए 20 30 60 है, तो भैया 20 दिए 30 तो नहीं, 3 और 2 हो गई, 3 चौके 12, 60 में से 12 गए 48, तो अच्छा इन्होंने मिलके 48 बटे, बेटा आपको 48/18 ही लिखना था, 6 3 18, 6 8 तो 2 2/3, वो तो 2 कर ही रहा है, 30 दूनी 60, तो बाकी के 2/3 ये कर रहा था, और दूसरा आपको ये लिखना था, बस आ गया उत्तर। आपको ऐसे नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर में ज्यादा ही लिखना पड़ता है, ये हो कई जगह पर नहीं लिखना पड़ता, कई जगह पर लिखना पड़ता है, तो जहां पर जो होता है रियल में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, देर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ये मानना जा रहा है कि फिलहाल के 2024 के प्री में इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है, तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपने कई जगह कर लिया हो। ट्राई करो। देखो, जो इलेक्शन है ना उसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन पहचान लोगे जो 2 तरह के आते हैं, आगे से आपको ये फायदा रहेगा। कैसे 2 तरह के बताता हूँ, देखो, एक तो इलेक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूँ। एक शहर में टोटल कुछ लोग होते हैं, टोटल पॉपुलेशन होती है शहर। एक बार बेसिक बता दूं कि कैसे कैसे कितने लोग वोट देने जाते हैं, क्या होता है। उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग जो हैं वो मान लो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नॉट एलिजिबल हैं, मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं है एलिजिबल। जो एलिजिबल हैं उसमें से कुछ लोग वोट को कास्ट करेंगे और कुछ लोग अपनी वोट को कास्ट नहीं करेंगे। कास्ट नहीं करेंगे यानी कि मतदान करने जाएंगे ही नहीं। ठीक, जिन लोगों ने कास्ट करी इनमें से कई लोग इस तरीके से वोट डालेंगे कि उनकी वोट वैलिड होगी। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी पहले, कि उन्होंने उतना वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो गलत तरीके से कई बार, पहले बैलेट पेपर आता था ऐसे फोल्ड करने के बजाय ऐसे फोल्ड कराए, जो स्याही थी वो 2 पार्टियों के नाम पे लग गई, इनवैलिड हो गई वोट। ठीक है, अब ये जो वैलिड वोट हैं इसमें से मान लो 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ वोट ए के लिए जाएंगी, कुछ बी के लिए, कुछ सी के लिए। ये पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का। ठीक, अब इसके अंदर एक तरह के तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये अपनी वो जनरली एग्जामिनर यहां से स्टार्ट करता है, इनको बोलते हैं वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। जो एलिजिबल ही नहीं है वोट देने के लिए, 18 साल से कम था, वो कोई वोटर थोड़ी है। ये है टोटल नंबर ऑफ वोटर। जनरली अपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि एक बंदे की कुछ सैलरी थी, इसमें से 10% उसने कपड़े खरीदने पर खर्च दी, फिर जो बच गई ये सैलरी थी, इसमें से 10% इसने खर्च दी, तो बच कितने गई, 90% है ना। जो बची कुछ है 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, रिमेनिंग का 20% उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च दिया, तो इसका 20%, तो फिर इसका 80% बच गया यहाँ पर। फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन, या फिर 16.66% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एजुकेशन। इसका तो मैं बोल क्या रहा हूँ, पूरी सैलरी का 10% खर्चा, तो इसका 90 बच गया। फिर
यानी कि पहले सैलरी हो गई 10% कम। अब जो भी प्रेजेंट सैलरी है इसका 20% खर्च दिया तो ये 20% कम हो गई, इसका जो भी 20% है, ठीक। फिर इसका जो भी 16.66% है ये उतनी कम हो गई। तो ये सक्सेसिव चेंज आ रहा है, यानी कि इस चीज की परसेंटेज इस चीज की परसेंटेज बताई जा रही है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ये 10% कम हुई, जो नई वैल्यू है ये 20% कम होगी, नई वैल्यू है ये कम। कई बार वो क्या करता है कि बंदे ने सैलरी का 10% खर्च दिया, अब वो बोल रहा है टोटल सैलरी का 10% खर्च दिया, अब वो बोल रहा है कि आगे उसने टोटल का 20% खर्च दिया, इसका 20% नहीं टोटल का 20% खर्च दिया। कभी वो लगातार चेंज करता रहता है रिमेनिंग में, इसमें इसमें कई बार वो इसका परसेंटेज बताता है। तो ऐसे ही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन में। कई बार वो परसेंटेज इसकी बताता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की। कई बार बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर थे उसमें से 5% ने वोट कास्ट नहीं करी, इसका 95% जो भी है उसने वोट कास्ट करी, और जिन्होंने वोट कास्ट करी उसके 10% इनवैलिड निकले, उसके तो यानी कि उसका 90% वैलिड थे, और इसका 50% ए को मिल गया। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं, सपोज 5% ने वोट कास्ट नहीं करी, 10% इनवैलिड निकले और 50% ने ए को वोट दी, जितनी भी वैलिड वोट थी उसमें से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितनी भी वोट्स थी, अगर मैं इसका 95% निकालूं तो ये आ जाएगा, और इसका 90% निकालूं तो ये आ जाएगा, और उसका 50% निकालूं तो ये आ जाएगा। तो ये सक्सेसिवली चेंज हो रहा है। तो कई बार ऐसे सक्सेसिवली चेंज होगा, तो उसको हम एक स्टेप में कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। कई बार क्या करेगा, वो बोलेगा इसके परसेंटेज में इसके 5% ने वोट नहीं दी, टोटल वोटर के 10% इनवैलिड निकले, ऐसे ऐसे करके एक रैंडम सिचुएशन बनाएगा। तो जब भी वो ऐसे सीरीज में चले, कैसे चलेगा सीरीज में, अब देखो, तो हम एक स्टेप में क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एग्जाम में, ये ऑफ कोर्स आप नहीं बनाओगे, आज मैं समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पहचान में आ जाए। देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन एंड y% पीपल डिड नॉट वोट। दो कैंडिडेट हैं, y% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, रियल इस तरीके से नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखा होगा एग्जामिनर ने। एंड 10% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, तो जिन्होंने वोट दिया उसकी 10% वोट इनवैलिड हैं, ठीक है जी। तो देखो ये टोटल वोटर थे, इसमें से y% कम हो गए, ये आ गए भाई, y% ने वोट नहीं दिया, और इसमें से 10%, इसका 10% इनवैलिड निकली, तो ये होगी। इसको y% कम कर दोगे ये आ जाएगा, इसको 10% कम कर दोगे ये आ जाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। क्या हो गया, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 16,000, इफ द विनर गोट दिस मच % ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई, तो उसने बताया विनर कितनी वोट से जीता। मुझे एक बात बताओ, आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। मान लो विनर को 58% वोट मिले, और बाकी वोट मान लो दो बंदे हैं, विनर को मिले 58%, बताओ कितने डिफरेंस से जीता होगा। कई बंदे क्या करेंगे, 100 में से ये गया 42, फिर 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, विनर 16% से जीत गया। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल वोट्स को मैं बराबर बराबर बांट दूं तो दोनों को 50-50% मिलेंगे, 50% इसको 50% इसको, ठीक है। अब अगर मैं इस डंडे को थोड़ा सा उधर सरका दूं, ऐसे एक को 8% ज़्यादा दे दूं 50 से, तो दूसरे को 50 से 8% कम मिलेंगे। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर विनर को 58% मिले हैं तो इसको 50 से 8% ज़्यादा मिले हैं ना, तो दूसरे को 50 से 8% कम मिलेंगे। तो 8 का डबल 16% से आ रहा होगा वो, इसको 50 से 8% ज़्यादा मिले तो 16% से आ रहा है। अगर एक को 53% मिले हैं तो दूसरा बंदा 6% से हारा है। तो क्या सर हम ये छोटी चीज़ रटेंगे, क्योंकि बार बार दो कैंडिडेट का इलेक्शन आता है, बार बार ये करना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर एक बंदे को 57.6% वोट मिले हैं तो बताओ, और बाकी वोट दूसरे बंदे को मिल गए, तो कितने वोट से जीता। इसको 50 से 7.6% वोट ज़्यादा मिले हैं, तो 7.6 का डबल करो, 7 का डबल 14, 6 का डबल 1.2, 15.2% वोट से जीत गया। आपको सेकंड बंदे की वोट नहीं निकालनी पड़ी एक तो, और घटानी भी नहीं पड़ी, 2 स्टेप बचाए मैंने आपके। बट मैंने टाइम ज़्यादा लिया है क्वेश्चन पर, है ना, समझाना पड़ रहा है। ठीक कर दें आप, ठीक है। तो टोटल वोट है भाई साहब 16,000, इसमें से y% ने वोट ही नहीं दिया। अब मुझे तो y की वैल्यू नहीं पता। अब देखो, अगर इसमें से 10% वोट नहीं देते तो मैं क्या करता, कि सिर्फ 90% रह गए,
तो मैं 9/10 से गुणा करता, मैं कोई ना कोई फ्रैक्शन से गुणा करता। तो अब मुझे वो फ्रैक्शन पता नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे y की वैल्यू नहीं पता। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो जो भी फ्रैक्शन थी, ऐसे मत लिखना 100 माइनस वाई बटे में 100। भाई अगर वो y की वैल्यू 12.5% हुई तो 12.5 को परसेंटेज में डील करना इजी नहीं होता, फ्रैक्शन में डील करना इजी होता है। फ्रैक्शन हमेशा इजी रहती है। मैंने सीधा क्वेश्चन मार्क मारा है। तो y% लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे नहीं पता जितने भी लोगों ने वोट नहीं दिया कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा। तो ये अब लोग इतने रह गए, ठीक है। अब इसके 10% वोट इनवैलिड निकलाए, तो यानी कि 9/10 ही रह गए, ठीक। 90% वैलिड है। अब इतने वोट हैं अपने पास जितने भी वैलिड हैं, ठीक है। इसमें से विनर को मिल गए इतने परसेंट, और विनर इतने वोट से जीत गया। तो मैं जानता हूं 50 से 8.25%, 50 से 8.25% ज्यादा इसको मिले तो कितने से जीता होगा? 8 का डबल मैंने कर दिया 16.25 का, इतने परसेंट से जीता होगा। यानी कि ये जितने भी वैलिड वोट हैं उसका इतने परसेंट। तो ये कितना है भाई? 16.5 यानी कि 33/2 लिख देता हूं यहाँ पर। सब कुछ मिटा दिया गलती से। 33/2 आया था ना भाई, तो 33/2 बटे में 100। दिस शुड बी इक्वल टू 2112। ये है एक स्टेप, ठीक। आगे से इसको कर लोगे, आगे बढ़ जाए, कर दें सोल्व। 3 0 3 0 2 8 16 11 3 11 1 कम, तो 10 बच गए। 11 निम्न 11 दूनी 8 दूनी 16, 8 चुके 32, 3 8 24। तो ये जो फ्रैक्शन हम ढूंढ रहे थे दैट इज 8/9। 8/9 यानी कि 1 की कमी 9 पर, यानी कि जितने ही बंदों ने वोट नहीं दिया 1/9 बंदों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 9 नीचे है तो 11.11%, या 11 1/9%। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये वाला जो पार्ट है ये मैं पहले वाले पार्ट से अलग शूट कर रहा हूँ, आपको टी शर्ट में चेंज दिख ही रहा होगा। और मुझे फ़िलहाल काफ़ी तेज़ हेडेक है, बट और मुझे कल जाना है अपने गांव। तो जो अपना पहले वाला पार्ट है वीडियो का मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था कि मैं काफ़ी लेट डालूँ या ना डालूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आगे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो अगर एनर्जी लो लगे तो समझ जाना, ठीक है। और एक और बात, इसके बाद मैं वीडियो मॉक नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि दीप पंडित्स वाले जो हैं वो वीकली मॉक लेंगे, तो मैं वही आप लोगों को करवा दूंगा। वो वीकली मेंस के लिए फ्री मॉक लेंगे संडे को, तो उसी का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा जैसा मैं टीयर 1 से पहले करवा रहा था, ठीक है भाई। और जो उनके पेड मॉक हैं उनके अंदर जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी मैं ही दे रहा हूँ। ओके जी, करो एक क्वेश्चन। इवेल्युएट, तो बिकॉज हेडेक है तो थोड़ा सा शॉर्ट रखने की, बिल्कुल क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा, वैसे भी मॉक है। इवेल्युएट पी ए यूनियन बी इफ पी ए इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस एंड पी ए स्लैश बी इज दिस। तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसको क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट बी ऑलरेडी टुक प्लेस या ऑलरेडी हैपेंड। यानी कि मान लो, वैसे नॉर्मली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि भाई ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इवेंट बी हो चुका है तो बी के होने से कुछ असर पड़ता होगा इवेंट ए को, तो इवेंट बी हो चुका है तो अब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डिटेल में कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर इवेंट बी हो चुका है तो देखो इवेंट बी हो चुका है, आपको रटने का भी मैं तरीका बता देता हूँ। इवेंट बी हो चुका है तो इवेंट बी आप ऐसे मान लो कि मान लो इवेंट बी है कि एक डाइस के ऊपर इवन नंबर आए, तो हम डाइस फेंक चुके हैं और उसके ऊपर इवन नंबर आया, मैं ये पता एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा, बट इवन नंबर आया है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा।
अगर हम डाइस को नहीं फेंकते और इवेंट भी नहीं होता तो मैं आपसे टोटल आउटकम पूछता, तो आप बोलते सर डाइस पे तो 6 नंबर होते हैं, उन 6 में से कोई भी एक आ सकता है, तो टोटल आउटकम है 6। बट अब मैं बोल रहा हूँ यार इवेंट भी हो चुका है, तो आप बोलेंगे अच्छा इवेंट भी हो चुका है यानी कि कोई ना कोई इवन नंबर आया होगा। तो अब जो टोटल आउटकम है या टोटल जो पॉसिबल आउटकम बोलेंगे ना, टोटल पॉसिबल आउटकम है वो है 2, 4 और 6। तो टोटल आउटकम होते हैं जो इवेंट हो चुका है उसके, तो नीचे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इवेंट भी हो चुका है। और अब इवेंट भी हो चुका है और इवेंट ए भी हमने करना है, तो यहां पर अपने आउटकम होंगे कि इवेंट बी और ए में अगर कुछ कॉमन है तो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, ये दोनों बराबर है। ठीक, एग्जामिनर ने हमें इन 3 में से 2 चीजें बता दी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट बी हैज हैपेंड, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए स्लैश बी, ए बटे बी बोल लो चाहे कुछ भी, 1/3 इज इक्वल टू, तो मुझे ये वाली चीज निकालनी है, तो ये क्या आएगी भाई, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उधर जाके मल्टीप्लाई होएगी, वो हो जाएगी 3/7, तो अपना उत्तर है 1/7। तो अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, एग्जामिनर ने दे रखी है, इसकी भी है, भाई ने दे रखी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो इसकी वैल्यू बतानी है, अब इजीली बता दोगे। ठीक है जी, अभी बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/7, 3/7 माइनस 1/7, दैट इज 4/7, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ूं, तो ये क्वेश्चन जो है ये करने लायक बोल सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने एक भी पढ़ा है तो, एक बार भी पढ़ा है तो ये आप कर पाओगे। ठीक, आगे अगर नहीं मान लो कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, फिर तो क्या ही बोले कि ये करने लायक है कि नहीं, एक बार पढ़ा हो तो हम बोल सकते हैं। ठीक, इन ए सर्कल ए बी सी डी इस ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें से कुछ वो ना हो, डायगोनल ना हो, इन विच ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ठीक है भाई ए बी सी डी। अच्छा मैं ये समझ गया कौन सा क्वेश्चन, मुझे याद आया हुआ क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, तो ये जो सी डी है इसके पैरेलल ए ई ड्रॉ किया गया है। अब ये नहीं है कि भाई ए ई ऐसे बनाया है डी ए ई या बी ए ई, यानी कि ए से कोई लाइन जाएगी सी डी के पैरेलल होएगी। ठीक है जी, बना लेंगे। बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, बी ए को एफ तक प्रोड्यूस किया, ये सीधी लाइन को एफ तक प्रोड्यूस किया है। अब ये बोल रहा है इफ एंगल ए बी सी इज 85 डिग्री, एंगल, हाँ तो इसने क्या बताया था, चलो ए बी सी, इसमें ए ई क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा, आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। एफ ए ई इज 24, एफ ए ई, तो मैं ए ई बनाना चाह रहा था ना, ए ई ऐसे, एफ ए ई दिस इज 24 और ये जो ए ई है दिस इज पैरेलल टू सी डी। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आप एग्जाम में इसे बाद में बनाएंगे, आप पहले ही बना सकते हैं। हाँ, अब 2 केस बन सकते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या 2 केस बन सकते हैं, ये जो सी डी है ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ये सी डी जो है ये ऐसे भी हो सकता था, तो आपकी ये जो लाइन होती पैरेलल ये ऐसे बन जाती फिर। तो इस क्वेश्चन के 2 उत्तर पॉसिबल हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो एफ ए ई, तो ई ऊपर आता तो ये 24 डिग्री हो जाता, तो या फिर ये हमें रोक रहा है, मैं एक बार देख लूँ एक कि कहीं ये रोक, क्वेश्चन ने कोई कंडीशन लगा रखी है एग्जामिनर ने, ऐसा मैं ना करूं। नहीं लगा रखी उसने, अगर मैं इसको ऊपर ले लूंगा 85 डिग्री तो मैं बना लूंगा है? ऐसे करके फिर मैं इसको ऊपर ले लूंगा तो ये नहीं रोक सकता, मैं इसको इधर ही ले लूंगा, ये नहीं रोक सकता, तो यानी कि एग्जामिनर नहीं रोक पाएगा। तो आप समझ गए 2 कंडीशन क्रिएट होंगी ही होंगी। अगर ये सी डी यहाँ पर होता, सी डी ऐसे, तो ये लाइन ऐसे होती, इसके पैरेलल एफ ए ई ऐसे बनता। अब ये सी डी ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन के अंदर कमी है ये। ठीक है, तो एक और लेके अपना स्क्रीन में दोनों आपको बता दूंगा, दोनों पॉसिबिलिटीज। कई बार वो ऐसे करता है,
तो मान लो मैं सी डी को ऐसे बना दूँ, हो सकता है आपको ये लगे कि ये 90 डिग्री से छोटा बता रखा है एंगल, फिर ऐसे कैसे होगा, तो भी हो जाएगा। यही मैं सोच रहा था खड़ा होकर कि क्या होएगा। तो बी ए को इसने एफ तक एक्सटेंड किया था और ये ऐसे है। हाँ, तो अब की बार इसके पैरेलल करने के लिए ए ई को ये अब की बार ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एफ ए ई को इसने 24 बता रखा है, इसको इसने 85 बता रखा है, यही है ना। हाँ जी। तो उसने क्या पूछा, एंगल बी सी डी बताओ भाई। बी सी डी ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है। अगर ये वाला पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा, या फिर ये बाहर वाला एंगल पता लग जाए। बी सी डी पूछ रहा है ना, ये बाहर वाला एंगल। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसको एक्सटेंड या एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट के बराबर होता है। बी सी डी ही पूछा, जी हाँ। तो अब मेरा एम है ये बाहर वाला एंगल निकालूं मैं किसी तरीके से। लेट अस सी, अगर ये 85 है तो ये वाला एंगल ऑपोजिट का सम होता है जी 180, तो ये 95 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 95 है तो बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक ऐसे बन गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे अगर दो लाइनें पैरेलल हो। तो याद आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन गया। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये पूरा भी 90 होएगा, सॉरी ये 95 है तो ये पूरा भी 95 होएगा। तो 95 में से 24 गया, ये हो जाएगा 71 डिग्री। तो 71 डिग्री तो यहाँ पर नहीं है, तो ये एग्जामिनर की गलती है। दो पॉसिबल उत्तर हैं, या फिर हाँ एक और चीज़ है, गलती भी नहीं बोल सकते। अगर दो पॉसिबल उत्तर में से एक यहाँ पर मौजूद है तो वो यही बोलता है। आपके एसएससी के नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है, यू हैव टू चूज द मोस्ट सूटेबल आंसर, ऐसे लिखता है वो। खुद को कवर करके रखते हैं एसएससी वाले, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये 85 है तो ये 95 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बाहर वाला ये पूरा एंगल, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ये जेड बन रहा है, तो ये पूरा 95 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, उसने ये पूरा एंगल पूछ रखा है। तो 95 + 24, 9 और 2 11, 110 और 9 तो 119, 119 इन दोनों में से एक उसने उत्तर दे दिया। एक बार मैं फिर से ये नज़र मार लूँ कि उसने इस केस को किसी तरीके से रोक तो नहीं रखा। 85 मैं इसको 85 बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ, कोई रोकने वाला हमें नहीं है। ठीक है, इसको तो 24 फिर बना ही देंगे नीचे खींच के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। द एवरेज एजेस ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 ईयर अगो वाज 38 ईयर्स। तो 6 साल पहले, देखो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो पता है क्या करो, अगर आप कर पाओ तो उनको प्रेजेंट डे में लेकर आया करो हमेशा। एज के क्वेश्चन होते हैं एवरेज एज के, एवरेज वाले कंसेप्ट से, बिकॉज हर बंदे की उम्र एक साल में 1 साल बढ़ती है। चाहे आप हो, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, आपके भाई हैं, सबकी 1 साल में 1 साल बढ़ती है ना। ठीक है, किसी की सैलरी कम ज़्यादा बढ़ सकती है बट एज उतनी ही बढ़ेगी। तो चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, 6 साल में सबकी उम्र में 6 ही ऐड होगा। ठीक है, तो 6 साल पहले अगर एवरेज एज इतनी थी तो अब इसमें 6 जोड़ दो, तो चाहे कितने भी आदमी हो डजेंट मैटर, 38 में 6 जोड़ोगे 44। आज इनकी एवरेज एज होगी 44, और ये 3 बंदे हैं, किशोर है, उसकी वाइफ है और उसका चाइल्ड है। तो आज उनकी उम्र का सम हो जाएगा ये। आज उनकी एवरेज एज है 44, 38 + 6 तो उम्र हो जाएगी। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 ईयर्स एगो, उसकी वाइफ और उसके चाइल्ड की 8 साल पहले 32 थी। तो भैया उसकी वाइफ और उसके चाइल्ड की एवरेज एज आज 8 साल पहले 32 थी, तो आज 40 होगी, 32 + 8। तो आज सम कितना हो जाएगा, 40 × 2 80। तो इन दोनों का आपको पता चल गया 80 है, तो इसका पता लग जाएगा। 3 चौके 12 और 1 13, 132 में से 80 घटाने पर क्या आ जाएगा, 52। तो आज किशोर की उम्र है 52, यही पूछा है जी हाँ। आगे बढ़ जाए, तो डुएबल क्वेश्चन है भाई फर्स्ट राउंड में। पिछले वाला इसको आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन को सपोज आपको समझ में ना आए, कई लोगों को प्रॉब्लम होगी डायग्राम बनाने के अंदर ही, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसको मार्क एंड रिव्यू करेंगे फर्स्ट राउंड में। अगर आपको सीधा सीधा ऐसे निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हर साल बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ये जो आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो इससे हमें मदद मिलती है, और जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो हर साल इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं उन बच्चों से बात करता हूँ और इम्प्रूव करता हूँ।
तो आपको उस टाइम के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल रही है, तो इसको पक्का फॉलो किया करो। टू सर्कल्स टच ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, ए बी इज ए सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स टचिंग एट पॉइंट ए एंड बी। तो दो सर्कल हैं, वो एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर टच करते हैं, यह पॉइंट ओ, और ए बी एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। अगर इस एक सर्कल का रेडियस 9 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 4 है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों उनका जो कॉमन टेंजेंट होता है उसकी लंबाई मैंने आपको बताई है 2√r1 इंटू r2। याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो √9 चौके 36 यानी कि √6, 6 दूनी 12। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट राउंड में इक्वेशन हो जाना चाहिए, ठीक। जितना मैंने आप लोगों को बताया है कि ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट याद रखो, उनको आप भूल नहीं सकते। मैंने बताया है मिनिमम, और इस तरीके से बताया है कि उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। चीज़ों को इस हिसाब से एक बैलेंस बना रखा है। कम भी ना पढ़ाऊँ आपको कि भाई क्वेश्चन ही ना हो, क्या फ़ायदा। इतना ज़्यादा भी ना पढ़ाऊँ कि पढ़ने में ही आप दब जाओ, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस मैं बना रहा हूँ। तो जितना मैं बोल रहा हूँ याद रखो, याद होना चाहिए। अगर उतना याद नहीं है तो यानी कि तैयारी में दम नहीं है, यानी कि रिवीजन की जरूरत है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा की मीडियन क्या है? तो बहुत ही इजी। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है मिडल में क्या चीज़ खड़ी है, तो इनको खड़ा करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सबसे छोटा है 3, फिर है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 11, फिर 8। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में तो चौथा बीच वाला होएगा, इस बीच वाले के 3 इधर है, 3 इधर है, 6 हो जाएगी मीडियन। ऐसे देख के ही कर लोगे। अदरवाइज मीडियन क्या होती है? मीडियन की पोजीशन हमें पता होता है, मीडियन की पोजीशन हमेशा बीच में होगी, ठीक है। तो जितने भी नंबर हैं, मान लो n नंबर हैं, n+1/2, n+1/2 इस पोजीशन पर मिलेगी, ये मीडियन की पोजीशन है हमेशा। तो 7 नंबर है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर जो भी नंबर है अरेंज करने के बाद। अगर इवन नंबर ऑफ संख्याएं हो, मान लो यहाँ पर 8 नंबर होते कि सर एक और नंबर होता 19, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 8 होते तो 8 + 1/2 इस पोजीशन पर, तो आप बोलोगे सर 4.5 पोजीशन। तो 4.5 पोजीशन का मतलब क्या होगा बताओ? ना तो चौथी पोजीशन ना पांचवी पोजीशन। तो यानी कि जो चौथी पोजीशन और पांचवी पोजीशन पर जो नंबर है उनकी एवरेज ले लो, वो मीडियन हो जाएगी। डुएबल क्वेश्चन, बेसिक। आगे बढ़े। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं एक रोड के दोनों तरफ, ठीक है जी। रोड की चौड़ाई दे रखी है 80। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पोल्स आर 60 and 30। एक पॉइंट है, उससे एक पोल का एंगल ऑफ टॉप 60 है और दूसरे का 30 है। तो पोल की हाइट बताओ, ये पूछा होगा। फाइंड द सम ऑफ हाइट्स ऑफ द पोल, तो सम ऑफ हाइट्स बताओ, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। 30 90 है तो 60, 60 90 है तो 30। तो 30 60 90 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस तरह की दो ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस में। मैंने क्या बता रखा है? पोल की हाइट इक्वल है, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि 30 60 90 की दो ट्रायंगल होंगी, जो भी साइड इक्वल है उसको √3 मान लो। उसके अलावा एक तो होगी, ये तो हो जाएगी भाई 1 और ये हो जाएगी 3। ऐसे आपको याद ही होगा ये रेशियो, जिसने मेरे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है। अदरवाइज जो कॉमन है उसको √3 मान लो, नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने इसका √3 गुना होगा। 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 हो। 1-2 सेकंड और लग जाएंगे, ठीक है। अब 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है भाई साहब 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80/4, 20, यानी कि चीज़ें 20 गुना है। रियल वैल्यू जो है वो 20 गुना है, 20 टाइम्स है। तो सम ऑफ पोल, पोल की लंबाइयों का सम है √3 + √3 यानी कि 2√3। लेकिन रियल चीज़ें क्या है? रियल चीज़ें 20 गुना है तो 40√3। ध्यान रहे इनका सम करना जरूरी है। आगे बढ़े। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी डुएबल था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 18 मंथ्स, 18 महीने हैं 20% पर एनम पर ऑन ए सम ऑफ दिस मच रुपीस।
ये भी डुएबल है, शांति से पढ़ो, ट्राई करो। ठीक, देखो 18 महीने की बात है। एक बार तो कंपाउंडेड ईयरली करेंगे और एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सालाना ब्याज कैलकुलेट करोगे, एक बार तो 12 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 6 महीने ही बचेंगे और 18 महीने हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 3 बार 6 महीने आएंगे, 3 बार 6 महीने आएंगे 18 महीने में। तो 12 महीने में ग्रो होएगा रुपया 20%, 20% की ग्रोथ। लेकिन अगले 6 महीने में सिर्फ 10% होगा। ठीक है, क्योंकि 6 महीने हैं। तो इसके ऊपर सक्सेसिव लगा दो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 प्लस ए इंटू बी बटे 100, तो ये हो जाएगा टोटल 32%। और 3 बार 10% लगाओगे, बिकॉज 6 महीने की रेट है 10%, तो आपको पता होना चाहिए 33.1%। ठीक है भाई, अगर 10% का ब्याज हम 2 बार लगाते हैं, यानी कि 2 बार इसी वैल्यू को 10% बढ़ाते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि वो वैल्यू 21% बढ़ जाएगी। अगर हम 10% का ब्याज 3 बार लगाते हैं, या फिर ब्याज को छोड़ो, किसी भी वैल्यू को 3 बार कंजेक्टिवली 10% 10% 10% इंक्रीज करते हैं, तो 33.1% वो इंक्रीज हो जाएगी। 4 बार इंक्रीज करोगे तो 46.41% वो इंक्रीज हो जाएगी। 10% का सक्सेसिव का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल। हर एक परसेंटेज का ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10% का याद होना चाहिए। ओके जी, तो अब इन दोनों के बीच में फर्क कितने का है? फर्क आप बोलोगे सर 32 और 33.1, तो 1.1% का फर्क है। किसका 1.1%? प्रिंसिपल का। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसका कितना भी परसेंट निकालना हो तो 1% से गुणा कर दो। 18% निकालना है, इसके 1% से गुणा कर दो। कुछ भी कितना ही परसेंट निकाला हो, तो इसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगा के 120, 1.1% होगा गुणा में 1.8, 1 0 से 1 पॉइंट गया तो 132। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, ये भी डुएबल है। नेक्स्ट, डुएबल है कि नहीं बताओ? ये भी डुएबल है, रिपीटेटिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका क्या आएगा? 7 है तो 4 और 3 से बनता है ना 7, x4 प्लस 1 बाई x4 गुणा में x3 प्लस 1/x3 माइनस में x प्लस 1 बाई एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो मैंने इसकी पावर को डबल करना है। यहाँ पर इसकी पावर है 1, डबल करना है भाई 2 बार। एक बार डबल करूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को डबल करूंगा 4। डबल करने के लिए होता है स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, पावर डबल होगी। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की। फिर से पावर को डबल कर रहा हूँ, तो स्क्वायर में से फिर 2 घटा दूंगा। 7 का स्क्वायर 49 -2 यानी कि 47। तो ये छोटे मोटे काम हम मेंटली कर सकते हैं। पावर 3 गुना करनी है प्लस वाले में, तो क्यूब में से 3 गुना घटाना पड़ेगा। तो इस 3 का क्यूब होएगा 27, और इसका 3 गुना घटा दो, 3 3 9 18। क्यूब में से 3 गुना घटाते ही पावर 3 गुना हो जाती है, माइनस में x प्लस 1 बाई एक्स दैट इज 3। अब या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 8 7 56, 6 में से 3 गए 3, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। Mahesh, Suresh and Ganesh entered into a partnership. Mahesh invested rupees 16,000 for 9 months, Suresh इतने for 6 months, Ganesh इतने for 12 months. At the end of the year there was a इतने का प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप के ऊपर, तो डुएबल है। तो भैया महेश ने इन्वेस्ट किए थे 16,000 9 महीने के लिए। तो हज़ारों में बातें हो रही हैं हर एक जगह, तो मैं सिर्फ ऐसे हज़ारों में लिख रहा हूँ 16। सुरेश ने इन्वेस्ट किया था 12 6 महीने के लिए, और गणेश ने इन्वेस्ट किया 8,000 12 महीने के लिए। इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। काटा पीटी कर लेते हैं। 4 तो हर जगह कॉमन दिख ही रहा है, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8। इसके अलावा 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है क्या? 3 और 2, तो यानी कि हर जगह 6 भी है। 6 बनता है 3 और 2 से, एक 3 मैंने यहाँ से काट दिया, एक 2 मैंने यहाँ से काट दिया। अच्छा, वैसे भी 9 चौके 36 सीधा काट सकते थे ना, यही है बिट बनाते हैं।
भैया 9 चौके 36 है, 6 चौके 36 में 6 ही काट रहा हूँ, ये 6 काट दिया तो 12 दूनी 24, 6 चौके 24, तो रेशियो हो गया 6:3:4। ये क्या पूछ रहे हैं कि सुरेश को कितना मिलेगा? सुरेश को मिलेंगे 3, टोटल कितने में से 6 और 4 10 और 3 13, 3/13 मिलेगा। अब 13 का आपको दिख रहा है कि ये 2 गुना है 26,000, तो 3 दूनी 6, 6,000। मेरे बताने लायक क्वेश्चन नहीं था, आपने कर ही लिया होगा। आगे बढ़े। A trader wishes to gain 20% after allowing 10% discount on the marked price to his customer at what percent higher than the cost price must he mark his goods? ठीक है भाई, तो इजीली कर लोगे। तो आप देखो यहाँ पर उसने हमें क्या बताया, यहाँ पर उसने हमें बताया कि एक ट्रेडर जो है 20% फायदा कमाना चाह रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो हमें फायदा पता है, डिस्काउंट पता है, आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 3 ही चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चा डर जाता है, फायदा, नुकसान, मार्कअप क्या क्या है। 3 ही प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। किसी रेट पर दुकानदार खरीदता है, यहाँ पर मार्कअप कर देता है भाई, ज़्यादा रेट लिख देता है, फिर डिस्काउंट दे देता है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को मार्कअप बोलते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिस्काउंट बोलते हैं, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस बोलते हैं। तो 3 ही प्राइस है, तो आपको घबराना ही नहीं है, ठीक है। और पहले इस वैल्यू को कुछ परसेंट बढ़ाया, नई वैल्यू आई, फिर नई वैल्यू को कुछ परसेंट घटाया, ये वैल्यू आई, है ना, डिस्काउंट यानी कि घटाना। तो जब ये 2 चेंज किए तो हम यहां से यहां पहुंच गए, यानी कि ये प्रॉफिट और लॉस वाला जो चेंज है, ये जो चेंज है, ये इन दोनों छोटे छोटे चेंजेस से मिलता है। तो आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि हो सकता है आपको ये रहे फाइनल चेंज ये था या ये था, हम ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, बट आपके दिमाग में मैं प्रिंट कर दूंगा। देखो, दुकानदार जो भी काम करता है किस चीज़ के लिए करता है? फायदे या नुकसान के लिए? नुकसान के लिए तो नहीं करता, खैर, मतलब कि ओवरऑल सारा खेल चल ही इसके लिए रहा है। तो कितना रेट बढ़ाएगा, कितना डिस्काउंट देगा, वो सारा मिला जुला कर ये बताएगा कि इतना फायदा हो रहा है इसको। तो एग्जामिनर ये करेगा, इन तीनों में से कोई भी 2 दे के तीसरा आपसे पूछता है बार बार। मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, यहाँ पर कई चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, हमें ये बता दिया, और क्या बता दिया, डिस्काउंट बता दिया। ये फाइनल चेंज है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बना है। मान लो मैं एक वैल्यू को 2 गुना कर दूं, एक वैल्यू को 3 गुना कर दूं, फिर 3 गुना कर दूं, तो ओवरऑल 6 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया मुझे पता नहीं मैंने कितने गुना की थी, मैं भूल गया, बाद में मैंने 3 गुना करी थी, ओवरऑल 6 गुना होगी, तो आप बोलोगे 3 दूनी 6, 2 गुना की होगी। तो यही है मामला। क्या हो गया भाई? ठीक। तो ओवरऑल मुझे पता है, एक फॉर्मूला भी है इसका, बाद में बताऊंगा आपको, टेंशन मत। ठीक है, तो फाइनल चेंज ये होता है। तो प्रॉफिट और लॉस की जो भी फ्रैक्शन है, 20% गेन यानी कि 120/100 या फिर 6/5, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्काउंट 10%, इसकी फ्रैक्शन है 9/10, तो ये मार्कअप का रेशियो आ जाएगा। ये सब खेल तो समझाने के लिए खेल रहा था मैं, सिर्फ इतना करोगे बात बन जाएगी। 3 दूनी 6, 3 3 9, 4/3, यानी कि ये क्या आया, मार्कअप परसेंटेज, 1 बढ़ा के 3 पर 33.33। ठीक, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर आप ये याद रख लो, यही बढ़िया है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इस केस के ऊपर लगता है, लेकिन ये जो मैंने गेम बताया, तीनों की रिलेशन बता दी। अब ये यूनिवर्सल है और इजी है और फास्ट है। ठीक है, देखो कि भाई क्या बता रहा था मैं, मेरे दिमाग से साफ ही हो गया अभी, कौन से वाला बता रहा था मैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आ गया ध्यान, कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ये होएगा, देखना कि 100 कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। और मार्केट प्राइस के साथ होता है डिस्काउंट लिंक, तो इसको इसके सामने लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर हमें कितने का, 20 का, तो ये 120, डिस्काउंट दिया 10% का, 100 माइनस 10 90। ठीक है, तो 3 3 9, 3 चौके 12, तो इन दोनों का रेशियो आ गया। तो मार्कअप कितना है, कॉस्ट प्राइस पर कितना है, 1 का मार्कअप है 3 पर। क्लियर है? तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका,
ये मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? कुछ भी तो नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। जब दो चीज़ों के बीच में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हमें उन चीज़ों का रेशियो लिखने में कोई परेशानी होती है? नहीं सर, तो रेशियो का ही खेल है सारा। कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। देखो उसने हमें रेशियो बता दिया कि 20% फायदा बताया। जब वो कुछ भी परसेंटेज में बताता है, दो चीज़ों के बीच का रेशियो बताता है। वो इन तीनों में से कुछ भी बताएगा तो एक रेशियो बताएगा। तो गेन है यानी कि रेशियो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6। एक दूसरा रेशियो उसने हमें बताया डिस्काउंट, यानी कि ये 10 है तो ये 9 है। मर्ज कर दो दोनों रेशियो को। सेलिंग प्राइस एक जगह 6 है, एक जगह 9, तो क्यों ना इसको 18 कर दें। ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा कर दूंगा, 2 नी में 18, 2 ढाई 20, और नीचे वाले को 3 से, 3 से 18, 3 5 15। अब उसको जो पूछना है पूछ ले। कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से क्या चीज़ कितनी ज़्यादा है, जो पूछना है पूछ लेगा। तो आप देख लो 15 की चीज़ के ऊपर 5 बढ़ा के 20 लिख दिया भाई ने। 5/15 1/3 का मार्कअप। ठीक है, तो ये याद आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा याद नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स याद होना चाहिए, तीनों जरूरी है। ये यूनिवर्सल है दोनों, ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। क्वेश्चन डुएबल है, बस समझाने के लिए टाइम लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेरे भाई कि कितने क्वेश्चन हमने स्किप किए, क्या माजरा चल रहा है। ठीक है, जूम करके दिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो मैंने मार्क एंड रिव्यू किए या स्किप किए, उनके ऊपर आपको दिख रहा है, ये दिख ही रहा होगा है ना। ये ब्लू कलर 1 2, ये 2 हमने छोड़ दिए। ये नहीं है कि ये छोड़ दिए, मार्क एंड रिव्यू वाले भी हैं। 3 3 4, ये मैंने बोला था मार्क एंड रिव्यू कर देंगे। 5 5 5 5 6, ये मैंने बोला था ये भी आप कर सकते हो मार्क एंड रिव्यू। 6, तो 6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। कुछ आपने मार्क एंड रिव्यू वाले किए हैं, कुछ स्किप वाले। तो अब मैं स्किप वालों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पहले ही मुझे डाउट था, पता नहीं होगा कि नहीं। मार्क एंड रिव्यू में मुझे पहले ये था कि इनको मैं कर लूंगा। तो अब सेकंड राउंड अपना होगा कि मैं मार्क एंड रिव्यू वाले करूंगा। ठीक है, उनका जो भी रंग अपने कंप्यूटर में होएगा वो मैं करूंगा। और मार्क एंड रिव्यू के अंदर भी अगर कोई मुझे ये लगता है कि मैंने मार्क एंड रिव्यू कर तो दिया बट ये तो बहुत डरावना है, बहुत टाइम लेगा, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो, घबराना नहीं है, आगे जा सकते हो। यार ये फिर भी टाइम ले ही लेगा, लग रहा है, शक्ल देख के ही लग रहा है। ऑप्शन भी देखो गंदे हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, अगला करेंगे करेंगे उसको भी। ठीक है जी, तो देखो 7 + 8 × 7 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर होएगा 7/8। आपको दिख ही रहा है, डिवीजन पहले होता है। 7/8 गुणा में 8, 8 से 8 कट गया तो यहाँ पे बच जाएगा 7। तो 7 प्लस में 7 प्लस में, अब कई बार ऐसी चीज़ होती है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेफ्ट से करो राइट से करो फलाना ढिमका ना, कुछ भी सोचना नहीं है। आप सिंपली ये है ना, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है, आपको बचपन में भी यही बताया ना कि डिवीजन को गुणा में बदल दो और सामने वाले को पलट दो। ये बताया ना, 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7, यही बताया होगा टीचर ने कि भाई जिसके भी सामने भाग है उसके सामने गुणा करके इसको पलट दो। तो वही सेम चीज़ याद रखो, जिसके भी सामने डिवीजन का निशान है उसको पलट दो। कहीं से कर लो, अब लेफ्ट राइट कहीं से कर लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया जी 7, और उसके आगे है 7 + 7 + 7। इसके बाद है डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लाई करके पलट दिया, मल्टीप्लाई करके पलट दिया, खत्म बात। तो अब घबराओगे नहीं ऐसी चीज़ों से। ठीक है जी, तो 3 + 3 गुणा 3/3 यही था। ठीक है, प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि गुणा 1/5 गुणा 1/5। ठीक है भाई, 5 से 5 कट गया, 3 से ये क्या कर रहा है एग्जाम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई 7 7 7, एक 7 से 7 कट गया, तो 7 7 49 प्लस में 1/7, तो 7 का क्यूब 343 और एक 344, 344 बटे में 7, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 6, प्लस में 1/5, तो 5 6 30 और एक 31/5। एग्जाम में ऐसे ही करोगे आप जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कटता दिख तो नहीं रहा, 31 से कम 31 नहीं कट रहा यार, क्या यही है क्या? तो ना 7 से कट रहा है, 7 5 पे 7 से भी नहीं कट रहा, तो 5 चौके 20,
ठीक है, 5 को 20 और 2 22, 5 × 15 2 17, 7 × 7 7 21, तो 217 सबके नीचे। यूनिट डिजिट चेक कर लूँ, ऊपर 0 है, देखो कैसे यूनिट डिजिट आएगा, इन दोनों की गुणा होती है और ये जुड़ता है, तो ऊपर वाले का यूनिट डिजिट, तो 7 दूनी 14 और 1 4 और 1 5, 7 21 और 7 28, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम, मैंने गड़बड़ मार दी क्या? क्या गड़बड़ करती है, लग तो नहीं रहा कुछ। ये 217 से 2 पर जाएगा भी नहीं, तो 5 के 20, 5 के 20 और 2 5 15 2 17, क्या गड़बड़ करती भाई, देखते हैं। 3 + 3 6, 5 के 30 और 1 31/5, ये क्या था, 7 + 7, कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, देखें 7 + 8 गुणा में 7/8, ठीक था, प्लस में 7 गुणा 1/7 गुणा 1/7, ठीक है, तो 7 और 7 14, मैंने 7 और 7 49, बहुत उम्दा मिस्टेक, हद है हद है। आपके साथ भी एग्जाम में ऐसे होता होगा, है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है, तो ये मेरे साथ हो गया, मैं ध्यान रखूंगा, हाँ भाई ऐसे हो जाता है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगा, ठीक है। टीचर का यही काम है, मैं अपने दिमाग को ऑब्जर्व करता हूँ, दूसरों के दिमाग को ऑब्जर्व करता हूँ और फिर देखता हूँ कैसे काम करे, उसके बेस पे आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। 14 7 98 और 1 99/7, 99/7, अब कर लें, 5 में 45 और 4 ये 217, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 7 दूनी 14 5 आ रहा है, 7 ये 8 आ रहा है, 7 ये 8 आ रहा है, 7 और 1 ये 8 आ रहा है, दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ओके, आगे नहीं बढ़ना, हमने स्किप वाले करने हैं ना, तो ये हो गया मार्क एंड रिव्यू वाला, मार्क एंड रिव्यू वाला एक ये हो गया भाई। चलिए जी, क्या पूछते रहे, ए सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, वैसे मार्क एंड रिव्यू का क्वेश्चन तभी था, क्यों था ये इसलिए था क्योंकि हमें बड़ा दिख रहा था तो हमने स्किप कर दिया, अदरवाइज अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना, सीधा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है और फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं a set of data presented in the form of a frequency distribution table with class interval and their respective frequencies, ये बोल रहा है कि एक डाटा था, मैं आपको समझा दूं एटलीस्ट, कि वो क्लास इंटरवल के बेस पे हमने लिख दिया और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने, ठीक है, उनका जो मोड है वो इतना है, तो क्लास इंटरवल के बेस पे ध्यान है ना आपको कि 40 से 50 की उम्र के बंदे इतने हैं कॉलोनी में, 50 से 60 की उम्र के बंदे इतने हैं, 60 से 70 की उम्र के इतने हैं, ऐसे, तो ये क्लास इंटरवल होता है कि डाटा को ऐसे लिख दिया, यानी कि ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ग्रुप्ड डाटा है और क्लास इंटरवल वाला डाटा है, उसका मोड बता दिया भाई ने, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री या लोअर लिमिट ये बता दी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वाज 34, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 34 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग, पहले वाले क्लास इंटरवल की ये है और अगले वाले क्लास इंटरवल की ये है, तो बताओ मॉडल क्लास की विड्थ कितनी है, विड्थ यानी कि हाइट कितनी है। फॉर्मूला देख लेते हैं मोड का क्या है, मोड का फॉर्मूला है मेरे भैया, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट प्लस में गुणा में आता है हाइट, तो ऊपर हम लिखते हैं डिफरेंस विद प्रीसीडिंग क्लास, डिफरेंस विद प्रीसीडिंग या फिर डिफरेंस विद पिछला प्लस में डिफरेंस विद अगला, ठीक है, प्रीसीडिंग नेक्स्ट कर दूं, ठीक है, ये मैं कह क्या रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, मैंने देसी तरीके से रिप्रेजेंट किया इसको जैसे आप याद रख पाओगे। देखो ये जो डाटा है ये इस तरीके से होता है, ठीक है जी, और मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बंदे होते हैं, सबसे ऊंची वाली मिलेगी, तो ये है अपनी मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर कुछ बंदे होंगे, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है जो भी हमारी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 34, यानी कि आप ये मान लो ये जो डाटा था ये था कि एक कॉलोनी में कितनी उम्र के बंदे रहते हैं, ये है 100 उम्र से लेकर ऐसे आगे, ठीक है, जो भी है ये, तो इसके अंदर 34 बंदे रह रहे हैं, इससे पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर है 32 और अगली वाली में 25,
यहाँ पर है 32 बंदे, यहाँ पर है 25 बंदे, ठीक है। और इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर बाउंड्री इज 44.5, 44.5। तो ये जो क्लास है ये कुछ ऐसी है 44.5 से लेकर मान लो 60 तक, ऐसे मुझे पता नहीं कहाँ तक है ये, ऐसे इस उम्र के इतने बंदे, इससे पहले वाली क्लास में इतने बंदे, अगली वाली क्लास में इतने बंदे। तो अब अगर अपनी ये मॉडल क्लास है, आपको मैं फॉर्मूला रटवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास होती है ऐसे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अगर मॉडल क्लास 70 से 80 है यानी कि उसी के अंदर मोड है, तो मोड होएगा 70 से 80 वाली में कि 70 पॉइंट समथिंग। इसीलिए लोअर क्लास, लोअर लिमिट प्लस में समथिंग होता है, और जो उसकी हाइट होती है उसका कुछ फ्रैक्शन होता है, ठीक। ओके जी, तो यहां पर मोड हो जाएगा अपना, कितना है मोड 48.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है 44.5 प्लस में, अब डिफरेंस लूंगा प्रीवियस से, ठीक। ये जो मॉडल क्लास है इसका पहली वाली से डिफरेंस निकालते हैं 2 का है, अगली वाली से डिफरेंस निकालते हैं भाई कितने का है 9 का है। फिर मैं देखता हूं ये पहली वाली के साथ जो डिफरेंस है ये फ्रैक्शन में कितना है इन दोनों के सम का। तो डिफरेंस विद प्रीवियस बटे में डिफरेंस विद प्रीवियस, डिफरेंस विद अगला, सिंपल ये है। मॉडल क्लास का फर्क पहली से देखो अगली से देखो, ये देख लो पहली के साथ जो फर्क है वो इन दोनों के सम का कितना है। आप अगर बुक में देखोगे फॉर्मूला तो पागल हो जाओगे, एक्चुअल में यही है मामला। तो 2/11 गुणा में, ये बोल रहा है हाइट बता दो भाई इसकी क्लास की, तो ठीक है इस फॉर्मूले में से कुछ भी गायब करके वो कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा जी 4। तो अब ये 2/11 इंटू एच, तो 2 दूनी 11 इधर आ जाएगा, 11 दूनी 22 इक्वल टू एच। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो इट विल बी इजी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिट्टो नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, रकम बदली है मैंने बस, ईयर 2 में ही आया हुआ है। ओके, A box contain 5 green, 4 yellow, 3 white marbles, ठीक है। 3 marble are drawn at random, what is the probability that they are not of the same color। तो हमने ये डिस्कस किया है पहले, जब मैंने स्किप किया तब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी स्किप वाले आगे मार्क एंड रिव्यू वाले भी कर लेंगे, अब मैं लगातार करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कि मैंने ये डिस्कस किया था कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो सेम कलर की ना हो, कि दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। लेकिन अगर आप ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालोगे कि वो सेम कलर की नहीं है तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी कि भाई सेम कलर की नहीं है तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। हो सकता है एक ग्रीन हो, एक येलो हो, एक वाइट हो, 2 ग्रीन हो, एक येलो हो, 2 ग्रीन हो, एक वाइट हो, बहुत सारे केस बन जाएंगे। 2 येलो हो, एक ग्रीन, पता नहीं कितने केस बन जाएंगे। तो जितने भी केस ये बन रहे हैं इन सबको तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हम ये देख लेते हैं कि जिसकी ये बात कर रहा है उसके अलावा क्या है कि ये सारी सेम कलर की ना हो, वो ये बोल रहा है तो मैं सेम कलर की निकाल लूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा देंगे, ठीक है। तो सारी सेम कलर की हो, मैं 3 बॉल निकाल रहा हूँ, तीनों की तीनों सेम कलर की हो, कब होगा या तो तीनों की तीनों ग्रीन हो सकता है तीनों ग्रीन आ जाए तो भी सेम कलर की हैं, या फिर तीनों की तीनों येलो हो, या फिर तीनों की तीनों वाइट हो। यही है केस, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं होगा, ठीक है। और जब भी और होएगा तो हम क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो तीनों की तीनों बॉल इन 5 ग्रीन बॉल में से आनी चाहिए, ठीक है। तो कितने तरीके हैं 5C3, उन 5 में से 3 बॉल के छाटने के। ऊपर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी में, नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हम काम क्या कर रहे हैं, हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितने तरीकों से 3 बॉल सिलेक्ट की जा सकती हैं सर, कितनी बॉल है टोटल, 5 और 4 9 और 3 12, सर 12 हैं। तो 12 में से 3 बॉल निकालने के टोटल ये तरीके हैं 12C3, 12 बॉलों में से 3 बॉल निकालने के ये तरीके हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम एक तो ये हो गया तीनों की तीनों ग्रीन से आ जाएं, या फिर तीनों की तीनों येलो से आ जाएं यानी कि 4C3, या फिर तीनों की तीनों व्हाइट से आ जाएं यानी कि 3C3, ठीक है। कर दें अब इसको, तो 5C3 इक्वल टू 5C2 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा जी 10। 4C3 इक्वल टू 4C1 इक्वल टू 4, तो इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए 3C3 इक्वल टू 1। तो 10 और 4 14 और 1 15 बटे में। अदरवाइज मैं इसका नॉर्मल तरीका आपको सॉल्व करने का बता देता हूँ। देखो मैं 5C3 इक्वल टू 5C2 क्यों बोल रहा हूँ यही बता देता हूँ। देखो
5 में से 3 चीज़ें छांट लो। मान लो आपके पास 5 जोड़ी जुराबें पड़ी हैं, तो आप सोच रहे हो यार 3 जोड़ी जुराबें हैं, मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ अपने ट्रिप पर। 5 अलग अलग रंग की जुराबें हैं, मैं ट्रिप पर 3 जुराब लेकर जाऊंगा। तो या तो वो वाली जुराब छांट लो कि कौन सी 3 जुराबें ट्रिप पर ले जाऊं, या वो छांट लो कौन सी 2 जुराबें घर पे छोड़ जाऊं। बात तो है कि घर पे छोड़ जाओगे तो बाकी की ट्रिप पे ले जाओगे, कोई भी छांट लो। 5 में से 3 चीजें छांट लो या 2 छांट लो, सेम नंबर ऑफ वेज होंगे। 10 में से 7 चीजें छांट लो या 3 छांट लो, सेम नंबर ऑफ वेज होंगे। 10 में से 4 चीजें छांट लो या 10 में से 6 छांट लो, यानी कि 10C4 इक्वल टू 10C6। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि 3 बड़ा है तो मैं 5 में से 3 गए 2, और 5C2 का मतलब है सोल्व करने का कि 2 यानी कि 5 को घटाते चलो, लेकिन टोटल 2 ही टर्म लिखने हैं और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखना है। 10C3 का मतलब है 10 को ऐसे घटाते चलो, 10 9 8 3 तक ले गया मैं, 1 2 3 टर्म तक, और नीचे लिख दो 3 फैक्टोरियल। ये है 10C3। ये सिर्फ इसलिए बताया जिन बच्चों ने मेरे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा तो वो सीख जाएंगे। अदरवाइज मेरी यूट्यूब पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत पुरानी पुरानी क्लासेस पढ़ी है, वो देख लेना भाई। पीएनसी तो आपके लिए उतना ही एनफ होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो भाई वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। 12C3 तो 3 तक जाऊंगा मैं, 3 टर्म्स तक, 12 1 कम 11 1 कम 10 बटे में 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6, ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 15 का मतलब एक 5 और 3, तो एक 5 मैंने यहाँ से काट दिया, 3 चुके 12, ठीक है जी, 2 3 6, 3 बटे में 44। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, इसको टिक मत मार देना। ये थोड़ी निकालना था कि तीनों बॉल येलो हो, ये निकालना था कि तीनों बॉल सेम हो, ये तो नहीं निकालना था। ये निकालना था कि तीनों सेम ना हो, तो सेम होने की ये प्रोबेबिलिटी है। अगर सेम इसके अलावा कोई भी केस लिया तो ये सेम नहीं मिलेंगी। 41/44, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? कर दो काम, बाकी क्वेश्चन कर लें। स्किप वाला हो गया, मार्क इंटरव्यू वाला हो गया, ये करवा ही दिया था, एक क्वेश्चन रह गया। तो मैं अगर एग्जाम इसको अटेम्प्ट करता तो इसी तरीके से करता। ये क्वेश्चन दिखने में सिंप्लीफिकेशन का कहाँ है, सिंपल ही है, कोई इसमें कंसेप्ट ये थोड़ी बहुत भारी है, बट मैं इसको बचा के रख लेता अपना। ये थोड़ी ये नहीं करते, टाइम तो इसके लिए बचता ही। चलिए जी करते हैं। तो गुणा में ये, अभी एक तो ये देख लो, ये जो ऑफ होता है ना, ऑफ का मतलब गुणा नहीं होता, नॉर्मल वाली गुणा नहीं है। ऑफ का मतलब है एक ब्रैकेट मान लो आप, ये चिपक गए अब। ये जो डिवीजन है ना, डिवीजन ये नहीं है कि पहले डिवीजन होगा, पहले ऑफ होता है ना। तो आप ये मान लो पहले ऑफ को करो मत, नहीं तो टाइम लेगा। आप ये मान लो अच्छा इन दोनों के बीच में ऑफ है, यानी कि ये दोनों ऐसे चिपके हुए हैं भाई, ये गुणा, ये एक ही चीज है, ठीक है। इसके बाहर डिवीजन है, तो डिवीजन सिर्फ इस एक के आगे नहीं है, पहले इन दोनों की गुणा होनी है ना। बताओ, पहले इन दोनों की गुणा होनी है? जी हाँ सर। तो इनकी गुणा होएगी पहले, और फिर जो भी चीज आएगी, डिवीजन का मतलब है कि पलट दो भाई, फिर मैं उसको पलटूंगा। तो इस एक को तो मैं नहीं पलट सकता, तो जहां पर भी ऑफ आए सोच लेना है दोनों चीजें चिपकी हुई हैं, ये दोनों की दोनों पलटी जाएंगी, ठीक है। अलग अलग सोल्व नहीं करेंगे इसको, एक ही साथ डील करने का तरीका बताऊंगा। जैसे ये ऑफ है तो इनको हम क्या करेंगे, ये इकट्ठे, ये एक यूनिट है, ठीक है। बहुत बार सिंप्लीफिकेशन में ऐसे होता है कि गुणा डिवीजन ऑफ इन्हीं का कॉम्बिनेशन आता है, तो हम एक स्टेप में लिख सकते हैं। ये हो गया 4/7 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब इस डिवीजन को मैं गुणा बना रहा हूं, तो इसके बाद में जो भी होगा उसको पलटेंगे, तो इन दोनों को पलटेंगे क्योंकि ऑफ के कारण चिपके हुए हैं। तो 3 5 15 और 1 16/3, बस इसको ऐसे उल्टा लिख देना 16/3। जनरली ऐसे क्योंकि ये पलटना है, गुणा में 2 दूनी 4 और 1 5/2, ऐसे लिख देना 5/2, बन गई बात। माइनस 8 7 56 और 7 7 और 6 13, 63/8 गुणा, अब पलटने हैं हमें, तो 9 5 45 और 1 46/9, तो 46/9 गुणा 20 में 180 और 9 189/20, प्लस में हाफ, प्लस में हाफ, ठीक है जी। देखते हैं, वैसे इजी था ये तो, मेरे को वैसे ही ऐसे लग रहा था बड़ा पड़ेगा, तो कुछ कटेगा इसमें? 7 4 चौके 16, और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे। 4 कट जाएगा, 9 कटेगा, हाँ 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 21, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब ये
3 7 21, 3, अरे ये भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 3 7 भी कट गया। ठीक है, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं साफ साफ। 9 3 27 बटे में 5 चौके 20 7 140 माइनस में, हाँ ये गड़बड़ करेगा है ना, 5 3 15 बटे में 40 दूनी 92। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं इसको कैसे करूँगा फिर, मैं इसको ऐसे करूँगा बिकॉज यहाँ पर मेरे को एलसीएम लेने में ईजी रहेगा। ठीक है, हाफ को भी साथ में कंसिडर कर लूँ, इसको भी साथ में कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नीचे क्या है, 7 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर है 2 46, यहाँ पर मैंने एलसीएम 46 होता है 23, तो एक तो मैंने 23 ले लिया। ठीक है जी, अपने पास 2, एक 4 ले लिया, 2 की पावर 4 बड़ी है, एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया, और कुछ है, 23 हो गया, 2 हो गया, सब कुछ हो गया ना। अब करते हैं, देखो 7 4 और 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 4 और 5 से तो 23 आ गया, तो 9 3 27, 27 इंटू 23 करूँगा मैं। और कोई है तरीका, यूनिट डिजिट चेक कर लूँ और ऐसे कर लूँ? नहीं, चलो देखते हैं। तो 23 7 161, 6 23 दूनी 46 और 6 62, माइनस में ये है 46 और 2 यानी कि 23 और 4, 23 और 4 तो 7 5 35, 35 इंटू में 3 5 15, तो 35 और 15। ठीक है, 15 5 75, 7 15 थी 45 और 7 52। ठीक है, प्लस में अब ये हाफ भी था तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2, या फिर इस 2 से मैं नहीं भी करता तो 5 दूनी 10, 23 7 161, 161 और 0 आ गया भाई। चलो अल्टीमेटली हम पहुँच तो गए। तो ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे, 11 में 5 गए 6, ऊपर यूनिट डिजिट 6 आएगा बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा, वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1600 2231, 2231 में से घटा देंगे 525, 11 में से 5 गए 6, देन 2 में से 2 गई 0, 12 में से 5 गए 7, 1706 बटे में होएगा ये जो भी होएगा 23 4 7 5। अभी एक 2 से कट रहा है, मैं बिना पूरा सोल्व किए निकालने की कोशिश करूंगा। 2 8 16, 2 5 10, 853 होएगा, ऊपर एक में ही है, इसके अलावा और कुछ कटेगा भी नहीं। 853 से वैसे भी छोटे नहीं। आंसर इज दिस। और कुछ हो सकता था? नहीं, अगर हम एग्जाम में होंगे तो और मेरे ख्याल और कुछ फैंसी नहीं हो पाएगा। मैं एक बार सोच लूँ, लेट मी थिंक। ठीक है भाई, मान लो ये था 7 था 4 था 5 था, मैं इनको गुणा भी कर लेता तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, मैं इनको एलिमिनेट भी कर देता, ये एक से बड़े हैं, फिर भी मतलब अल्टीमेटली टाइम इस क्वेश्चन को देना पड़ता। ठीक है, तो अब ये ना हुआ हो कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आपने एंड में क्या करना है, आपने एंड में ये करना है भाई कि आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसी रही, ये आपने बतानी है। ठीक है, ये आपने बतानी है कि टोटल आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते थे अपनी नॉलेज के बेस पे और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, दी पंडित का जो वीकली मॉक होएगा संडे को, वो मैं डिस्कस कर दिया करूँगा उसका सोल्यूशन। संडे को वो मॉक होएगा तो मैं संडे को ही डिस्कस कर दिया करूँगा आपको। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ये बताना वीडियो कैसी लगी।